चलिए, 2 स्कूल्स किए थे कल सुन्नी स्कूल के। तो लास्ट हमारा हानफी स्कूल हुआ था और मालिकी स्कूल हुआ था, राइट। और यही आपके लिए यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना स्कूल को लेकर, तो ये वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके आगे हम पढ़ेंगे, अभी सुन्नी लॉ ही कंटिन्यू करेंगे, देन इसके बाद शिया लॉ कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आप बताइए सुन्नी लॉ के, आप लोग मुझे ये बताइए कि ये 2 स्कूल्स में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। शेफी स्कूल से स्टार्ट करते हैं। तो अगर एक ब्रीफ लें इसका, लास्ट हमने मालिकी स्कूल पढ़ा था, ठीक है। तो मालिकी में और आपने हानफी पढ़ा था, तो बेटर वॉज हानफी और ज़्यादा फॉलोअर्स किसके थे, हानफी के थे। हानफी और मालिकी, अभी हम सुन्नी स्कूल पर चल रहे हैं और स्कूल वॉज बेसिकली कि वो थॉट प्रोसेस क्या रखते हैं और कैसा थॉट प्रोसेस रखने वालों को फॉलो करते हैं, ये हमारा एक छोटा सा जिस्ट था। अब उसमें हमने हानफी पढ़ा तो हमने देखा कि वो थोड़े रिजिड हैं बट मैक्सिमम फॉलोइंग उनकी है। हानफी ने वुमेन्स राइट बहुत ज़्यादा दिए हैं, आप जहाँ भी पढ़ेंगे वो आपको उससे मिलेगा। और वो आपको डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट में भी जो राइट मिला है वो मालिकी से मिला है। चलिए, तो अब हमें मालिकी हनफी समझ आ गया, इसमें आपने साथ साथ मार्क कर लिया कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। नाउ बैक कि अब हमें आना है शेफी स्कूल पे। देखिए, अभी तक जितना भी पढ़ रहे हैं याद रखना सुन्नी सेक्ट को पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी हमने शिया पर आगे नहीं बढ़ा है। गुड इवनिंग प्रीति। अभी हमने शिया पे आगे नहीं बढ़ा है, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ सुन्नी सेक्ट पे चल रहे हैं, तो आपको वहीं कंपैरेटिवली पढ़ते चलना है, सुन्नी में कंपैरिजन करना है। 2 तरह का कंपैरिजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, एक तो शिया और सुन्नी के बीच का कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिया सेक्ट क्या कहता है और सुन्नी सेक्ट क्या कहता है। और दूसरी तरफ हमारे लिए कंपैरिजन ज़रूरी होता है कि अगर सुन्नी सेक्ट है तो सुन्नी सेक्ट के सारे स्कूल्स में क्या क्या फ़र्क आ रहा है। तो आई होप बाकी के 2 तो क्लियर हो गए होंगे। अब शेफे से शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसके फाउंडर जो थे, जिसका नाम रखा गया है मोहम्मद बिन इदरीसी शेफी के ऊपर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड बाकी ना कभी हानफी का पूछता ना मालिकी का पूछता, रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट कई बार ना शेफी स्कूल का टाइम पीरियड पूछ लेता है। तो इसका पीरियड भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब ये शेफी स्कूल कैसे आया, हमने पढ़ा था मालिकी स्कूल में कि जो मालिकी स्कूल के फाउंडर थे वो इमाम मलिक थे, जो वहाँ मदीना के इमाम थे। तो ये उन्हीं के ही स्टूडेंट थे, मोहम्मद बिन इदरीसी, जिनका ये आपका शेफी स्कूल है। तो आप समझ रहे हैं कि कोई भी चीज़ होती है वहाँ पे भी जो विजडम पास हो रही थी, जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन ने पास किया हानफी स्कूल के लिए, फिर उनके दोस्त या उनके स्टूडेंट रहे, उनका एक अलग स्कूल हो गया, क्योंकि उनकी अप्रोच उनसे ही जुड़ी रही, उन्होंने सीखा उनसे, लेकिन 1-2 चीज़ें अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दी। फिर जब आपने मालिकी पढ़ लिया तो अब मालिकी में ये जो मोहम्मद बिन इदरीसी थे, इन्होंने सीखा इनसे, इमाम मलिक से ही, लेकिन थोड़ा अपने हिसाब से मॉडिफाई करके इनका अलग स्कूल बन गया। स्कूल यहाँ पे वही जैसे जूरिस्ट के स्कूल होते हैं ना, कि उनका थॉट क्या था, उन्होंने किस चीज़ को अप्रूव किया है, किसको डिसअप्रूव किया है, किस तरीके से माना है कि चीज़ें चलती हैं। तो ये सेम वही है, ये मुस्लिम जूरिस्ट हैं, ये इनके थॉट प्रोसेस हैं। तो ये स्टूडेंट थे इमाम मलिक के, और इमाम मलिक का स्कूल कौन सा था, मालिकी स्कूल, जो हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। फिर इन्होंने काम किया बहुत ज़्यादा टाइम अबू हनीफा के साथ, और फिर कूफा आ गए। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट जनरल नॉलेज के लिए डाल रखा है। अब यहाँ पे आइडिया क्या था कि जो हानफी स्कूल है और मालिकी स्कूल है, इनको एक फ्रेंडली मैनर में मर्ज कर दिया जाए। अगर हम एज अ थर्ड पर्सन जैसे पढ़ते हैं इसको, और हमें हानफी भी पढ़ना पड़ता है, हमें मालिकी भी पढ़ना पड़ता है, तो हमें दिखता है कि कुछ चीज़ें हमें हानफी में बेटर लगती हैं और कुछ चीज़ें मालिकी में बेटर लगती हैं। जैसे अगर औरतों के राइट्स के बारे में बात की जाए तो आपको मालिकी में थोड़ा ज़्यादा बेटर लगेगा, ज़्यादा अच्छी अप्रोच लगेगी, और कुछ चीज़ें आपको हानफी में बेटर लगेंगी। तो इन्होंने क्या किया है कि एक फ्रेंडली अप्रोच ली, क्योंकि इमाम मलिक को तो पर्सनली जानते थे, ये जानते थे कि उनका थॉट प्रोसेस क्या है, वो कैसा सोचते हैं, कैसा उन्होंने डिसीजंस लिए हैं। तो उनको जोड़ के प्लस साथ साथ इन्होंने हानफी स्कूल की टीचिंग को भी लेकर एक मिक्स्ड अप्रोच बनाने की कोशिश की अपने जूरिस्प्रूडेंस में, जो इन्होंने अपना एक कहीं ना कहीं अपनी चीज़ें समझाई, अपना स्कूल बनाया और अपना थॉट ऑफ प्रोसेस बनाया। तो उसमें इन्होंने हानफी और मालिकी दोनों को कहीं ना कहीं मिक्स करके और उसका एक जिस्ट निकालने की कोशिश की, ठीक है।
ये जो इमाम शैफी थे, इनको एक बहुत अच्छा जुरिस्ट माना जाता था। द रीज़न बीइंग के एक पर्सन होता है ना कि हानफी में भी अपनी कमियां थी स्कूल में और मालिकी स्कूल में भी अपनी कमियां थी। सबसे बड़ी तो मालिकी में ये थी कि वो इजमा और क़ियास को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, इजमा को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मतलब अगर आपको किसी चीज़ का हल निकालना है तो कुरान और सुन्नत से निकालो। अब वो इस बारे में जानना ही नहीं चाहता था कि व्हाट इफ कुरान और सुन्नत साइलेंट है किसी चीज़ को लेकर। तो मालिकी का सबसे बड़ा लूप होल ये था, और हानफी का सबसे बड़ा लूप होल ये था कि वो बहुत रिजिड और बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थे। तो इनको इसीलिए अच्छा जुरिस्ट माना जाता है क्योंकि इन्होंने ये देखा कि इजमा के बिना नहीं रहा जा सकता। देखो, चेंज एक ऐसी चीज़ है, चेंज के बिना सरवाइव हो ही नहीं सकता है। ये इस चीज़ पर पहुंचे, इन्होंने सोचा कि भाई चेंज बहुत ज़रूरी है, वो तो अडेप्ट करना पड़ेगा। और दूसरी साइड जितना हानफी रिजिड हैं उतनी रिजिडनेस नहीं ला सकते हैं हम लोग, हमको औरतों को राइट्स देने पड़ेंगे, हमको अच्छे से समझ के चलना पड़ेगा। तो इन्होंने कहीं ना कहीं एक इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में एक लिबरल व्यू लेकर आए। लिबरल व्यू कैसे लेकर आए? औरतों के राइट्स पे बात की, प्लस इन्होंने इजमा को एक्सेप्ट और प्रमोट किया। यानी इन्होंने ये बताया कि चेंज एक नीड है और आप लोग चेंज से नहीं भाग सकते हैं। इसीलिए इनको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद भी किया। अब इस स्कूल में क्या हुआ ना कि इजमा की इम्पोर्टेंस समझी और समझाई। इन्होंने बोला कि कुरान और सुन्नत सोर्स हैं, हम नहीं मानते हैं, लेकिन कुरान आज नहीं लिखा गया है, कुरान आज रिवील्ड नहीं हुआ है। कुरान जब रिवील्ड हुआ था तब उसमें बहुत ज़्यादा, मान लो 70% चीज़ें ऐसी हैं कि आज की भी हमारी ज़रूरतों से डील करती है, जैसे क्वेश्चन रिगार्डिंग मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, सब करता है। लेकिन कई बार हालात चेंज हो जाते हैं। अब जैसे कि सबसे बड़ा स्कूल ने जो बात की अपना इजमा का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने के लिए, तो इन्होंने बोला कि जब ट्रिपल तलाक यानी तलाकुल बिदअत का जिक्र कुरान टेक्स्ट में नहीं है और सुन्नत में भी नहीं है, पर लोग उसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप उस बात का हल कुरान और सुन्नत के बेसिस पर तो निकाल ही नहीं पाए ना। वहाँ आपने मेंशन नहीं किया, लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब मान लो अगर उस पर कोर्ट डिसीजन नहीं लेती आज के टाइम पे जो लिया गया है, तो यानी अगर इजमा ही अलाउ नहीं किया होता मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस में, तो क्या आज ये डिसीजन आ पाता? अगर एक्ट भी बन पाए, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट बन पाया या तलाकुल बिदअत पे डिसीजन आ पाया, तो इसलिए क्योंकि इन जैसे जूरिस्ट ने अलाउ की वहाँ पे इजमा की इम्पोर्टेंस। तो इन्होंने बताई कि वैलिडिटी बताई कस्टम्स की, और सबसे ज़्यादा वैलिडिटी इन्होंने किसकी उसमें बताई कि हम अगर चेंज को पूरी तरह डिनाई करेंगे तो भी हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि बिल्कुल तो गवर्न नहीं हो रहा है ना कुरान और सुन्नत से। कितने ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, कितनी ज़्यादा चीज़ें ऐसे प्रैक्टिस हो रही हैं जिनका वहाँ पे जिक्र भी नहीं है। तो इन्होंने वैलिडिटी बताई कस्टम की कि कस्टम भी वहाँ तक वैलिड रखो जहाँ तक वो सही जा रहा है। और इन्होंने फिर कहीं ना कहीं एक मेथड्स जो लिए बाकी हानफी स्कूल में, जहाँ पे कस्टम और इजमा का जिक्र किया गया था, और बाकी मेन कंट्रीब्यूशन का ये था कि देखो कुरान अप्रूव किया इन्होंने। कुरान कहाँ से? मालिकी जो कुरान और सुन्नत को अप्रूव करते थे, और हानफी भी कुरान और सुन्नत, वहाँ तो कोई इनका बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं था। कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा था इजमा पे, इजमा भी प्राइमरी सोर्स था। तो इजमा को मालिकी नहीं मान रहे थे, हानफी मान रहे थे, ठीक है। अब बात इजमा पे ही तो ख़त्म नहीं होती ना। हमने प्राइमरी सोर्स पढ़ा है, क्या हमने इजमा तक ही पढ़ा है? हमने क़ियास भी तो प्राइमरी सोर्स में पढ़ा है, लेकिन क़ियास को ना तो हानफी मानने को तैयार थे ना मालिकी मानने को तैयार थे, और मालिकी तो इजमा नहीं मान रहे थे, क़ियास तो तब मानेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने, इसीलिए इनको ज़्यादा प्रेज़ किया जाता है कि इन्होंने इजमा की जगह तो बनाई ही बनाई, कस्टम्स की जगह भी बनाई, साथ साथ इन्होंने क़ियास के ऊपर भी सवाल उठाया। इन्होंने बोला कि क़ियास को आप कैसे मना कर सकते हो? अब ये उन लोगों के दिमाग में तो नहीं डाली जा सकती थी जो एट फर्स्ट प्लेस जो ये भी इजमा तक को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो लोग क़ियास को क्या मानेंगे? इजमा तो फिर भी क़ियास से थोड़ा ऊपर हो जाता है अगर हम चेंजेस की बात देखें। तो इन्होंने वहाँ पे अपना पॉइंट समझाया मालिकी और हानफी को साथ में कंपेयर करके कि देखो मालिकी और हानफी कुरान और सुन्नत पे नहीं झगड़ रहे हैं, ये दोनों झगड़ रहे हैं इजमा पे। और बात इजमा पे भी ख़त्म नहीं होती है, क़ियास को भी समझो जिसका ऊपर वाले इन दोनों स्कूल ने जिक्र ही नहीं किया है। तो इन्होंने क़ियास को लेकर इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश की कि कई बार इजमा भी काम नहीं आता। जब हम सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ पढ़ रहे थे तभी हमने देखा था, एक प्रॉब्लम भी लेकर चले थे हम कि नहीं हो पाता है किसी बात का, आज की बात का हल ना तो कुरान में मिलता है, ना सुन्नत में मिलता है, ना ही इजमा से निकल पाता है। तो क़ियास तक आना पड़ता है, और क़ियास से भी ऊपर जाता है, हमें सेकेंडरी सोर्सेज में भी आना पड़ता है, हमें लेजिस्लेशन में भी जाना पड़ता है।
तो यहाँ पे इन्होंने इसी चीज़ को बताया और इन्होंने किताब लिखी थी अल रिसाला, और ये बहुत फेमस और एक लिबरल बुक मानी गई। ये ऐसी किताब मानी गई जिसने कहीं ना कहीं एक ऐसा आईना सबके सामने रख दिया कि इतने चैलेंजेस खड़े कर दिए कि आप रह लेंगे बिना क़ियास और इजमा के, वो भी आज के टाइम पे। तो ये इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की बहुत फेमस किताब है और इस बुक का एग्जाम में भी बहुत जिक्र आता है। अल रिसाला किसने लिखी थी? इमाम शैफी ने लिखी थी, या पूछा जाए किस स्कूल से थी तो शैफी स्कूल से थी। ठीक है, अब इन्होंने इस बुक में क्या किया ना कि जिस तरीके से मालिकी बेसिकली अगर इजमा को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, या शैफी जो है वो क़ियास की बात ही नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि वो काइंड ऑफ उन्हें गलत समझ रहे थे। वो सोच रहे थे कि इस्लामिक लॉज के साथ छेड़छाड़ है, हमारे जो लॉज हैं वो उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसके अंदर आप परिवर्तन नहीं ला सकते। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया ना कि जो बुक लिखनी शुरू करी और यहाँ पे इसको इंटरप्रेट किया कि इजमा है क्या और क्यों ज़रूरी है। इन्होंने इतने सही चैलेंजेस इसमें उठाए, अपनी बात रखी कि बताइए, इन्होंने बहुत सारी सिचुएशन लिख कर दिखाई उसमें कि आप बताइए कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आगे को आ जाती है तो क्या आप सिर्फ कुरान और सुन्नत के बेसिस पे उसको हल कर लोगे क्या। और फिर इन्होंने इजमा का मतलब समझाया कि इजमा का मतलब ये नहीं है कि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में छेड़छाड़ हो रही है, इसका मतलब है कि एक बेहतर इंटरप्रिटेशन दी जा रही है। ऐसा आदमी जो समझदार है, उसके बारे में जानता है, वो बता रहा है। सेम इन्होंने क़ियास को लेकर किया, इन्होंने क़ियास की इंपॉर्टेंस बताई और एक इज्तिहाद मैंने शुरू में समझाया था, पर्सनल रीजनिंग। जो इस्लामिक जूरिस्ट होते हैं कई बार सब कुछ फेल हो जाता है। देखो, जो लोग आज से बहुत पहले थे उन्होंने उस टाइम पे उस चीज़ में ओपिनियन दिया, बातें बताई, वो बहुत पुरानी बात है, सुन्नत पुरानी बात है। आज के टाइम में अगर ऐसा कोई इशू आएगा जो कुरान और सुन्नत जिसके बारे में साइलेंट होगा, तो वो ही लोग तो उठकर आकर नहीं बताएंगे ना, तो कोई ऐसा तो बताएगा जो लॉ नोइंग पर्सन हो, वो कुछ तो नई सिचुएशन, नए सिनेरियो के बारे में बात करेगा। तो इन्होंने अपनी पूरी बुक में यही बताया कि किस तरीके से हमें सारी चीज़ों की ज़रूरत है, किस तरीके से हमें ज्यूरिस्टिक प्रेफरेंस की ज़रूरत है, और किस तरीके से डिसएग्रीमेंट होना बहुत सही है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अगर डिसएग्रीमेंट है तो कोई इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस को बदलना चाह रहा है। डिसएग्रीमेंट कैसे नहीं होगा? एक एग्जांपल देती हूँ डिसएग्रीमेंट का, और ये आपके आंसर के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जिस टाइम पे तलाक को लेकर, ये ट्रिपल तलाक को लेकर आया केस, और उसमें सबसे पहला इशू ये था, दो पार्टीज थी, तो आधे लोग, एंड ट्रस्ट में औरतें ही थी जो सपोर्ट में भी थी ट्रिपल तलाक के। दो तरह के उसमें बढ़ चुका था ये। अब काफ़ी ज़्यादा जिनके पास नॉलेज थी, वो मैंने उस दिन आपको बोला था ना कि आपको लॉ आना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ मुस्लिम लॉ, व्हाट इज़ हिंदू लॉ। क्योंकि बीइंग अ लॉ पर्सन मैटर ही नहीं करता आपका रिलीजन क्या है, आपको तो पता होना बहुत आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो वहाँ पे जितने जजेस बैठे थे वो लॉ नोइंग पर्सन थे, उनको एक एक चीज़ पता थी। उन्होंने उस चीज़ को इस डिसीजन पे आने से पहले 50 बार हर चीज़ छानी थी, देखा था। तो जिस टाइम पे वो केस कोर्ट में आया तो वहाँ पे पूछा गया उन औरतों से कि आप क्यों सपोर्ट करती हैं ट्रिपल तलाक का। तो उन्होंने पता है रीजनिंग क्या दी कि इस्लाम के हिसाब से अगर 3 बार तलाक प्रोनाउंस करने से तलाक हो जाती है, और अब आप ये एक्ट पास भी कर देंगे, इस बात को मना भी कर देंगे, लेकिन इस्लामिकली तो हम इनकी वाइफ नहीं रहेंगे ना। फिर चाहे कोई एक्ट अप्रूव कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, हम धर्म के हिसाब से तो उसकी बीवी नहीं रहेंगे और उस पर हराम होंगे और जिना हो जाएगा। तो उन अपोजिट पार्टी ने अपना पॉइंट ये रखा था, लेकिन जो सामने थे वो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि बिल्कुल कमांड होती है लॉ पे, उन्होंने इस्लाम परफॉर्म करने वालों को उनसे बेहतर इस्लाम बता के दिखाया। ऐसा कैसे हुआ? द आर्ट ऑफ नोइंग से। तो उन्होंने वहाँ पे बताया कि अगर आप ये रीजनिंग दे रही हैं कि अगर आपको ट्रिपल तलाक मान लो आपके हस्बैंड ने दे दी तो इस्लामिकली आप उसके लिए हराम हो जाएंगी, आपका ये मानना है। तो अगर हमारा लॉ उस चीज़ को मना भी करता है तो भी आप उसके लिए हराम हो गई हैं, तो इस एक्ट का आपको धर्म पे कोई फ़ायदा नहीं उठाएगा। तो फिर वहाँ पर वो आए, यहाँ पे रिसाला को लेकर आए बुक, और उन्होंने सारी चीज़ बताई कि ये तो शुरू से ही बताते आ रहे हैं ना इस्लामिक जूरिस्ट, आप सुन्नी सेक्ट से हैं, या अब शिया तो नहीं आएंगे, शिया ने तो कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था। तो उन्होंने ना प्रॉपर स्कूल का ले जाके कि आप अगर हानफी में देखेंगे तो उन्होंने भी तो कुरान और सुन्ना को कहा है, और कुरान और सुन्ना में ट्रिपल तलाक का जिक्र नहीं है। पहले उन्होंने हानफी
फिर से डिस्कस किया। फिर मालिकी पे आए वो समझाने के लिए कि अगर आप मालिकी स्कूल से भी खुद को गवर्न कराती हैं तो मालिकी भी कुरान और सुन्ना के अलावा, वो तो इजमा को भी एक्सेप्ट नहीं करते, आप कहाँ कस्टम लेकर आ गई कि ट्रिपल तलाक तो एक कस्टम है अगर देखा जाए, इतना पुराना हो चुका है कि लॉ। फिर उन्होंने रिसाला के बारे में बात की कि आप ये समझिए ना कि अब जब एक कस्टम इस तरह फॉलो हो रहा है जो आपके राइट इन्फ्रिंज कर रहा है, तो वहाँ पे ज्यूरिस्टिक प्रेफरेंस तो आपको लेना पड़ेगा। ये तो आपका धर्म भी कहता है, ये तो आपका धर्म कहता है कि जहाँ पे आके सब कुछ साइलेंट है वहाँ पे आके आप ज्यूरिस्टिक प्रेफरेंस लेंगे। ये इतनी इंपॉर्टेंस है इस किताब की। तो फिर उसके बाद उन्हें समझाया गया कि डिसएग्रीमेंट चलता है, लेकिन डिसएग्रीमेंट, आप मेरा आपसे डिसएग्रीमेंट ये है, अगर मैं आपके धर्म के हिसाब से आपको समझाऊंगा कि आप इस्लामिक तरीके से उनकी बीवी रहेंगी ट्रिपल तलाक के बाद, क्योंकि अगर आप कुरान और सुन्ना फॉलो कर रही हैं तो कुरान तो आपका खुला के बारे में, एहसन और हसन के बारे में बात कर रहा है। तो अगर उन्होंने आपको 3 बार तलाक दे दिया और आपने इद्दत भी कर ली इस्लामिकली, तो आप फिर भी वाइफ रही। तो उन्हें इतनी इंटरप्रिटेशन करने के बाद ये समझ आया कि स्कूल्स ऑफ लॉ सिर्फ किताबों में लिखी हुई चीज़ें नहीं हैं। स्कूल्स ऑफ लॉ बेसिकली हमको ना सोचने का एक तरीका बताती हैं। अब क्या हुआ, उसके बाद जितने भी एग्जाम्स थे, मेंस में आ रहा है ट्रिपल तलाक के बारे में, तो बेटर होगा कि आपको वो एनालॉजी लिखनी आए, आपको वो सारी चीज़ें पता हो कि किस तरीके से चल रहा है। और आज ये टॉपिक है, कल कुछ और होगा, आगे हम मेंटेनेंस पढ़ेंगे, तो मेंटेनेंस में भी आपको ये सब लिंक करना पड़ेगा कि हानफी, मालिकी और ये फिर शैफी, इनका ओपिनियन क्या था। क्योंकि इन दी एंड अगर आप किसी धर्म के बारे में कोई पर्टिकुलर डिसीजन देना चाहते हैं, कोई चीज़ डिसाइड करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, या कोई डिसएग्रीमेंट है, तो आपको उन्हें उन्हीं की ज़बान में समझाना पड़ेगा। आप अपनी ज़बान में नहीं समझा पाओगे, आप उन्हीं की ज़बान में समझाओ। यही जूरिस्ट ने किया था उस टाइम पे कि इस्लामिक लॉ को चैलेंज करने के लिए उन्होंने इस्लामिक ज़बान में ही उनको बताया था कि आपके यहाँ तो ये है ही नहीं चीज़, आप इसको लेकर खड़े कैसे हो रहे हैं। फिर उन्होंने उस चीज़ के बाद उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट दिया कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। तो इस तरीके से अब इम्पॉर्टेंस ये है, और हिंदू लॉ में भी सेम है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ क्या कह रही है। ऑल्सो इन जूरिस्प्रूडेंस वो जनरल लॉ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे रिसाला में जो एक और बुक थी इन्हीं की, अल उम भी इम्पॉर्टेंट थी, और एक साइंस, ये इन्होंने एक और बुक लिखी थी जिसका नाम था फिक। मतलब ये जो अल उम थी ना, इसी का ही पार्ट, इसी के ही अंदर डिस्कस था फिक, जो था साइंस ऑफ वे ऑफ लाइफ। अब साइंस एक वे ऑफ लाइफ की तरह इन्होंने कैसे समझाया, इन्होंने सब कुछ इंटरलिंक कर दिया कि आप चाहो भी तो उसके कनेक्शन आपस में नहीं तोड़ सकते। आप नहीं कहोगे कि हम सिर्फ धर्म मानेंगे, हम साइंस नहीं मानेंगे, आपको सब मानना पड़ेगा। तो इसीलिए बुक थोड़ी फेमस थी, ठीक है, बल्कि ये बाकी बाद में ये और ज़्यादा फेमस हो गई थी। अब क्या है, जो फॉलोअर थे शैफी स्कूल के वो इजिप्ट में है, साउदर्न अरेबिया में है, और मतलब इंडिया में नहीं है बेसिकली, और ये आपसे पूछेगा भी नहीं कहाँ कहाँ है। तो शैफी स्कूल क्लियर है। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हानफी और मालिकी का जो एक मिक्स थॉट प्रोसेस है वो कहाँ पे है, तो आप याद रखना शैफी। ये बताओ यहाँ तक क्लियर है। पता है क्या हो रहा है, सीक्वेंस चल रहा है। हानफी बहुत पुराने थे, मालिकी बाद में आए, शैफी और बाद में आए, और हानाबली और बाद में आए। तो जैसे जैसे टाइम बीत जाता है ना, आप एक के बाद एक पड़ाव पार करते जाते हैं, अलग एज में आते जाते हैं, तो आप नई चीज़ें समझ जाते हैं। हानफी का ज़माना और था और हानाबली का ज़माना और था। ये लोग कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे थे, तो इसीलिए सोच में भी अब बेटरमेंट होता दिखेगा। ऑलराइट शुभांग, चलिए अब हम आते हैं, ये भी हमारा सुन्नी स्कूल है, ये हानाबली स्कूल है। तो फाउंडर के नाम देखो सबके याद रखना, एक चीज़ याद रखना, स्कूल के नाम से मिलते जुलते ये हैं, तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो अहमद बिन हानबल थे जो फाउंडर थे हानाबली स्कूल के, और इसका भी आपने ईयर याद रखना है। अब ये फिर वही बात है कि इनहेरिटेंस ही चला रहा है। मान लो ये डिसाइपल किसके थे, इमाम शैफी के, है ना, और वो उनकी हदीस को सपोर्ट करते थे। तो आप आगे से देख रहे हैं कि अगर हमने हानफी पढ़ा तो जो नीचे मालिकी में थे वो उनके डिसाइपल थे, फिर मालिकी से नीचे शैफी में आए तो वो उनके डिसाइपल थे। तो ये डिसाइपल्स ने ही आगे जूरिस्प्रूडेंस को आगे बढ़ाने के लिए कंटिन्यू किया, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा खिलाफ थे इंडिपेंडेंट रीजनिंग बाय इस्लामिक जूरिस्ट के, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अपने मॉडर्न एस्पेक्ट को उतना आगे बढ़ने ही नहीं दिया, ये बिल्कुल अगेंस्ट थे इस चीज़ के। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, ट्रेसिंग द रूट्स ऑफ सुन्ना एंड हदीस,
क्योंकि इनके हिसाब से ये दो चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती थी। इनका फिर थोड़ा ऑर्थोडॉक्स कह लो, इनका मानना पता है क्या था कि अगर आप इंडिपेंडेंट रीजनिंग दे देंगे ना इस्लामिक जूरिस्ट को, तो फिर वहाँ पे कुरान और सुन्नत का मतलब नहीं रह जाएगा। फिर तो ना जो चीज़ भी डिसाइड करनी होगी वो अपनी इंडिपेंडेंट रीजनिंग से डिसाइड करेंगे, ना तो वो कुरान की तरफ जाएंगे ना सुन्ना की तरफ जाएंगे, इसीलिए ये उसके खिलाफ खड़े होकर दिखाए। ठीक है, इनकी थ्योरी का नाम पूछ लेते हैं प्लीज़, इस थ्योरी का नाम आपने याद रखना है। ठीक, क्योंकि हानाबली स्कूल से सिर्फ यही आता है कि ट्रेसिंग द रूट ऑफ सुन्ना एंड हदीस किस स्कूल में प्रोपाउंड हुआ था, तो हानाबली में प्रोपाउंड हुआ था। ठीक है, अब क्या हुआ, इनकी जो थ्योरी थी इनका हिसाब ये था कि अब बहुत हो गया, इजमा पे भी पहुंच गए, क़ियास पे भी पहुंच गए, सब कुछ कर लिया, बहुत शोर मचा लिया, इंडिपेंडेंट रीजनिंग जूरिस्ट की बात कर ली, जूरिस्प्रूडेंस की बात कर ली, वापस आओ सुन्ना पे। ठीक है, देखो कि सुन्ना क्या कहती हैं, उस हिसाब से गवर्न कराओ हर चीज़ को। इंडिपेंडेंट चीज़ों के चक्कर में बहुत बदलाव आ रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये इन्होंने ना बगदाद छोड़ा, फिर यहाँ पे अहमदिया बिन हानाबल जो थे ना, उनके बाद ये जो थे एक बेटर जूरिस्ट बने उनके बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका पॉइंट जो था वो इंडिपेंडेंट रीजनिंग में ना, ये एक इंडिपेंडेंट सोच के खिलाफ नहीं थे, ये मोता मैरिज के खिलाफ थे। कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस देख रहे थे टेम्परेरी मैरिज की, और ये कहीं ना कहीं एक इंस्टेंट डाइवोर्स, एक इमीडिएट डाइवोर्स देख रहे थे, मेंटेनेंस ना मिलना देख रहे थे, और ऑर्फन बच्चे। तो इनका ये कहना था कि अगर ये लोग इंडिपेंडेंट रीजनिंग पे नहीं जाएंगे और कुरान और सुन्ना फॉलो करेंगे तो ये मेंटेनेंस भी देंगे, तलाक भी फिर एक लिमिट के हिसाब से देंगे, इतना वेट करके कि अगर ये 3 महीने वेट करना है, 4 महीने वेट करना है, और ये ऑर्फन वाला पार्ट भी समझेंगे कि उनकी माँ से निकाह क्यों करना है। तो इनका पर्सपेक्टिव बेसिकली वो था। तो इनके जो फॉलोअर्स हैं वो सीरिया, पैलेस्टीन, सऊदी अरेबिया में मिलते हैं, बट स्टिल ये लोग भी ना बेसिकली हानफी के टच से दूर नहीं रह पाते। बट इनका थोड़ा रिजिड अप्रोच इसलिए हो जाती है क्योंकि इनका, और फिर उसके बाद ना ये जिन कस्टम्स के खिलाफ हुए थे खड़े, इनके जो फॉलोअर्स है ना वही इन कस्टम्स को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इंडिया में तो मोता प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, मोता मैरिजेस इंडिया में तो प्रैक्टिस नहीं हो रही है, और अब तो इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रिपल तलाक भी बैन करा दिया है, और यहाँ पे फिर भी उतना इंडिया में मोनोगैमी देखा जाता है क्योंकि लोग कोर्ट चले जाते हैं। इंडिया का हाल तो बहुत बेटर है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में, जब से ये है कि कोर्ट इंटरफेयर करने लगा है। अब कहाँ ये इन चीज़ों के खिलाफ हो रहे थे, कहाँ ये चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, और ये स्कूल इस चीज़ के ही खिलाफ था भले। और एक क्वेश्चन आपके लिए ये भी है कि कितना भी हानफी लॉ रिजिड हो, ऑर्थोडॉक्स हो, लेकिन वो इंडिया में प्रैक्टिस होता है ना, तो इंडियन लेजिस्लेशन की वजह से, इंटरफेरेंस ऑफ द लेजिस्लेशन की वजह से फिर भी इंडिया में बहुत ज़्यादा लिबर्टी है, बहुत ज़्यादा। इस्लामिक कंट्रीज़ के कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा, चाहे वो हानफी को फॉलो करें, मालिकी को करें, हानाबली को करें, किसी को भी करें, इतना बेटर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है जितना लेजिस्लेशन ने यहाँ दे दिया है, प्रोवाइड कर दिया है। और यहाँ पे भी लेजिस्लेशन ने इस्लामिक लॉ में जितना चेंज किया है ना, वो सारा इस्लामिक क्राइटेरिया में रह के ही किया है, थोड़ा सा भी ऐसा नहीं है कि अनजस्ट हो। तो इस स्कूल के फॉलोअर्स भले ही किसी भी बात पर खड़े थे, बट स्टिल बेटर ट्रीटमेंट हानफी को इंडियन लेजिस्लेशन ने करके दिखाया। और अगर यहाँ पे कोई और स्कूल की प्रैक्टिस भी होती ना, तो इंडियन लेजिस्लेशन उसको भी एक बेटर शेप कर देता। अब एक नाम याद रखना है आपको, इमाम अबू अब्दुल्ला अहमद बिन हानाबल, ये फाउंडर थे। ये हानाबल इनके एंड में आ जाएगा, आप हानाबली स्कूल से याद रख लेना, क्योंकि इतना बड़ा तो रटा नहीं जाएगा, बट कई बार ना ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और जो बच्चे अभी पीछे कोई स्टूडेंट था शायद जतिन, वो लोग यूजीसी नेट के लिए कर रहे थे, अगर उसमें वैसे मुस्लिम लॉ नहीं आता है, जूरिस्प्रूडेंस आता है, तो जूरिस्प्रूडेंस के स्कूल का भी नाम कुछ ऐसे याद रखना, मिलता जुलता मिल जाता है नाम में। और ये एग्जाम के लिए कि हानाबल लिखा है तो हानाबली स्कूल है, उनके फाउंडर का ही नाम आ रहा है उसमें, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत हमें पढ़ना पड़ता है कि ये फाउंडर हैं। ठीक है, ये बगदाद में इनका जन्म हुआ था, ये बहुत ज़्यादा रिजिड थे, ट्रेडिशनलिस्ट थे। ये तो आपको इनकी बातों से भी लगा होगा ना कि इन्होंने थ्योरी ये दी थी कि बैक टू सुन्ना, सब छोड़ो, और इन्होंने कंसिडर किया था कि ट्रेडिशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंस है बाकी सारे सोर्सेज से। ऑल तो चाहे इनकी इंटेंशन सही रही हो, लेकिन उसके परिणाम बहुत ख़राब निकले थे।
ठीक है, ये रिजिडली रिलाई करते थे ट्रेडिशन पे। जो इन्होंने इंटरप्रिटेशन की वो बहुत ज़्यादा लिबरल मैनर में की थी, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, इनकी शुरू में सोच खराब नहीं थी। इन्होंने क्या बोला कि सुन्ना और कुरान पे क्यों वापस आओ, कि अगर तुम सुन्ना और कुरान पे वापस आओगे तो मुता नहीं होगा, इंस्टेंट डाइवोर्स नहीं होंगे, मेंटेनेंस दिया जाएगा, ऑर्फन के ही वजह से या किसी मेजर कारण से ही तीसरी चौथी शादी की जाएगी। बट वो सब उल्टा पड़ गया। वो कुरान और सुन्ना पे आया और इसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके अभी भी सब प्रैक्टिस में चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ना लिबरल कहा जाता है, क्योंकि इनका सोचना गलत नहीं था, वो गलत तरह बस प्रैक्टिस हो गया। तो सुन्नी स्कूल ये चारों थे और ये चारों स्कूल्स हमारे क्लियर हैं। बताओ, सुन्नी स्कूल में तो कहीं कोई डाउट नहीं है ना, हानफी, मालिकी, शैफई और हानाबली। ये आपको सीक्वेंस वाइज अच्छे से समझ आ गए हैं? पूरा सुन्नी स्कूल क्लियर है ना? आई होप कहीं कोई डाउट नहीं है। चलो यहाँ से वापस आते हैं शिया स्कूल्स पे। पहले तो शिया की थोड़ी बैक स्टोरी। अब शिया स्कूल तो बिल्कुल ही इजमा क़ियास को आपको पता ही है, जब हमने मैरिज पढ़ी थी तो आपने देख ही लिया था शियाज का पॉइंट ऑफ व्यू, तो हमें उसी को ध्यान में रखते हुए देखना है। अब देखो यहाँ पे ना 3 स्कूल हैं और मुस्लिम उसके सुन्नी स्कूल के कितने हैं? सुन्नी सेक्ट के कितने स्कूल हैं? 4, और शिया सेक्ट के 3 स्कूल हैं। ठीक है, ये माइनॉरिटी है, शिया उतना नहीं है। इंडिया में तो मतलब बिल्कुल थोड़ा बहुत ही मिल जाते हैं शिया मुस्लिम्स। ठीक है, अब पॉलिटिकल पावर माइनॉरिटी है, वहाँ पे भी हैं, वेरी गुड आकांक्षा, लेकिन पॉलिटिकल पावर ये ईरान में है। ठीक है, पहला स्कूल है इनका इतना अशरियाज। अब एक चीज़ बताती हूँ, ऑल्दो ये ट्रिक ही है छोटी सी, जैसे अगर लिखोगे मालिकी, है ना, और हानफी, ठीक है, और शैफई और हानाबली, तो ये कौन से हैं? ये सुन्नी हैं। तो आपको कैसे पहचान होगी कि सुन्नी स्कूल है? इनके सब में लास्ट में ना आई आता है, सुन्नी में लास्ट में आई है, और सुन्नी स्कूल जितने हैं ना सबके लास्ट में आई आता है। तो इससे आपको, क्योंकि कई बार स्कूल का नाम देके पूछ लेगा शिया है या सुन्नी है, तो आपको याद रखना है कि सुन्नी स्कूल जितने, सुन्नी में एंड में आई आता है ना, तो सुन्नी सेक्ट के जितने स्कूल हैं सभी आई पर एंड होते हैं। पहला पॉइंट जी गिन्नी। अब शिया में जो होगा ना, शिया में भी यही ट्रिक है, पहले स्कूल करो फिर बताऊंगी। अब इतना अशरिया जो हैं उसमें क्या हुआ था कि ये स्कूल थे, इतना अशरिया लॉ था एक, उसके थे। अब ये एक अरेबिक टर्म्स है, इसका मतलब होता है 12 वर्ड्स। अब ये 12 वर्ड्स भी एग्जाम का बहुत फेवरेट टॉपिक है और अब हमें इसमें आना पड़ेगा। देखो, जब मैंने आपको शिया और सुन्नी का बंटवारा बताया था ना कि ये इनमें कैसे चेंजेस आए, ये लोग क्यों अलग हुए थे, तो मैंने आपको एक नाम यूज़ किया था, एक टर्म यूज़ किया था, इमाम। तो इमाम इज़ बेसिकली पॉलिटिकल लीडर मानते हैं हम यहाँ पे, कि अगर बात हो रही है कहीं भी कोई इमाम है तो वो क्या है? पॉलिटिकल लीडर है। ऑलराइट, अब वो जो पॉलिटिकल लीडर है वो क्या करेगा? लीड करेगा, इस्लामिक कम्युनिटी को लीड करेगा। अब जब वो यहाँ पे इस्लामिक कम्युनिटी को लीड करेंगे तो यहाँ पे उनको लीड करने के लिए लीडर मैं चुनूंगी, तभी तो वो लीड करेंगे। कोई भी अपनी मर्जी से आकर खड़ा हो जाएगा और बोलेगा आई एम योर लीडर, तो ऐसे तो तब भी नहीं होता था। अब शिया और सुन्नी में, सुन्नी ने तो बेसिकली तरीका ही ये चुना था कि वहाँ पे इलेक्शन के थ्रू चुने जाने चाहिए, वहाँ पे तो आर्बिट्रेरीनेस हट गई थी। लेकिन शिया ने कैसे चुना था? सक्सेशन के बेस पे चुन लिया था कि भाई ये सन इन लॉ हैं, इनको बना दो। अब जिस भी तरह चुना गया हो, 12 इमाम हो गए थे जब तक ये सारी चीज़ें आ गई, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 12 इमाम आ गए थे शिया सेक्ट में। अली के बाद पहले इमाम कौन थे? अली थे। अली की ही वजह से तो शिया सेक्ट बना था, और अली जो थे वो प्रोफेट मोहम्मद के सन इन लॉ थे, उसकी वजह से उन्हें सक्सेशन में शियाज ने एज अ इमाम चुना था। और सुन्नी ने किसको चुना था? वो आप मुझे जब भी यहाँ पे कुछ भी टाइप करोगे इमाम का नाम बताओगे। तो अभी फिलहाल शिया पे फोकस करो। अब जो फर्स्ट इमाम है शिया लॉ में वो कौन है? अली। तो अली के बाद, अली की डेथ के बाद भी एक और चाहिए था, फिर एक और, फिर एक और, ऐसे करके 12 इमाम हो गए। अब वेरी गुड अबू बकर, वेरी गुड आकांक्षा। तो अब जो ये 12 इमाम हुए ना, अब शिया में भी अलग वो चक्कर चला।
आधे लोग मानते हैं कि बस हम जो लास्ट 6 अली के बाद जो 5 आए यानी अली को मिला के 6 के जो 6 इमाम है ना हम ही नहीं मानेंगे। और आधे लोगों ने कहा नहीं नहीं उस हम 12 इमाम जो लास्ट आए हैं हम 12 पे मानते हैं। तो जो लोग 6 इमाम को मानने लगे वो एक अलग तरह बढ़ गए और जो 12 इमाम को मानने लगे वो यहाँ पे इतना अशरियाज फॉलो करने लगे। ठीक है, इतना अशरियाज कौन थे? उन्हें इतना अशरिया का दूसरा नाम आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो वो है 12 और 12 मतलब 12 इमाम। अब कोई भी चीज एग्जाम में आ जाती है बदल बदल के, कई बार पूछता है इतना अशरियाज का मतलब, इतना अशरिया का मतलब या तो 12 है और 12 का मतलब 12 इमाम। किससे शुरू हो रहा है? पहला इमाम कौन मान रहा है? अली मान रहा है, अबू बकर नहीं, वो तो सुन्नी का है, वो तो वहां से बात ही अलग है, वो कितने वो गिनती ही नहीं रखते हैं इमाम की। ठीक है, यहाँ तक कि आज तक भी जामा मस्जिद के जो इमाम है वो उसको भी इसी लाइन में मानते हैं, है ना। हाँ, क्योंकि जो जामा मस्जिद में इमाम का पोजीशन मिल रहा है वो भी सक्सेशन से मिल रहा है और उसके बाद भी अब जो अभी फिलहाल थे उनके बेटे का ही इलेक्ट किया, वो सक्सेशन से ही गया है। तो सुन्नी का तो अलग है कॉन्सेप्ट इमाम का, लेकिन जो शिया में कॉन्सेप्ट है ना इमाम का वो फर्स्ट अली है और अली के बाद 11 और प्लस 11, तो ये लोग 12 थे। तो जो ये चीज़ें फॉलो करते हैं वो इतना अशरियाज लॉ हो गए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए क्योंकि शिया लॉ से कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन जो आते हैं वो इस तरीके के आते हैं। अब एक इमाम थे ज़ैनुल आबिदीन, इनका नाम आपने याद रखना है। एक तो अली याद रखोगे, फिर अली को मिला के 12 इमाम मानते हैं वो याद रखोगे, और एक नाम ज़ैनुल आबिदीन याद रखना। जो मेजॉरिटी है ना वो फॉलो करती है इमाम मोहम्मद बाकिर, ये आपने सिर्फ डेथ ऑफ इमाम जाफर, जो 6th इमाम थे ना इमाम जाफर, ये देख लेना एक बार। तो अलग अलग में मेजॉरिटी में अपने आप में बढ़ गए, आधे 12 मान रहे हैं, आधे 6 मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 इमाम मान रहे हैं आधे और 6 आगे के भी 6 मान रहे हैं, तो ये सारे मिलकर क्या बना देते हैं? 12 इमाम बना देते हैं। तो ये जो 12 इमाम का कॉन्सेप्ट है, जो लोग 12 इमाम मानते हैं वो इतना शरिया स्कूल हो गया और शिया लॉ बन गया। अब कैसे बना इतना शरिया? कि इन 12 के 12 ने जो बातें कही है ना, कौन है ये 12? अली प्लस 11, और इन 11 में सबसे इंपॉर्टेंट किन को माना जाता है? इनके हिसाब से ज़ैनुल आबिदीन को माना जाता है, क्योंकि बाद में ना इन्हीं के ही बच्चे सक्सेसर के रूप में ये सारे आगे 6 इमाम, फिर आगे 6 इमाम, वो सभी इन्हीं से इंटरलिंक है। तो आपको और कुछ फोकस नहीं करना, आपको क्या फोकस करना है? अली प्लस 11 12 इमाम हो गए। अब इन 12 इमाम ने अपने लाइफ टाइम में जिस चीज़ को अप्रूव किया, जिस चीज़ को डिसअप्रूव किया, जिस चीज़ को करने को कहा, जिस चीज़ को ना करने को कहा, वो एक इन्होंने अपने एक जूरिस्प्रूडेंस बना लिया। और उन्होंने भी बात किस बारे में कही? कुरान और सुन्ना के बारे में कही। ठीक है, तो ये जो सारे लॉज बने ये इतना शरिया लॉ कहलाए। ठीक है, तो इतना शरिया लॉ क्या है? ये जो 12 इमाम का अपनी लाइफ का है, 12 12 इमाम, ये सारा इतना शरिया लॉ है। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ आया? 12 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि अगर आएगा एग्जाम में तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ऑल राइट। अब वैसे तो शिया माइनॉरिटी में है हमें पता है, लेकिन अगर पूरा वर्ल्ड में भी देखा जाए तो भी मेजॉरिटी में नहीं माना जा सकता कभी भी शिया को। लेकिन फिर भी इनके 12 इमाम के लॉज इतने बेटर थे ना कि इनको ये माना जाता है कि इंडिया में स्पेशली कि अगर हानफी लॉ के बाद कुछ फॉलो होता है, कुछ ओबे होता है, तो इतना शरिया ही फॉलो होता है, ओबे किया जाता है। इंडिया की बात हो रही है। कश्मीर में जो इतना शरिया है ना वो मेजॉरिटी में पाए जाते हैं शिया में। अगर कश्मीर मुस्लिम्स देखे जाएं तो कश्मीर मुस्लिम्स में जितने भी शिया मुस्लिम हैं वो सारे इतना शरिया से ही गवर्न होते हैं। ठीक है, अब बाकी ये जो इस स्कूल के जो सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं वो इराक और ईरान में हैं। ये छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं जो आपके कभी काम आ जाएंगे एग्जाम में। अब क्या होता है कि इंडिया में भी शिया मुस्लिम जो हैं वो इतना शरिया वाले हैं, क्योंकि इंडिया में शिया सुन्नी दोनों हैं, सुन्नी की मेजॉरिटी है और क्योंकि सुन्नी की हर जगह मेजॉरिटी है, और सुन्नी में कौन सा स्कूल हो रहा है? हानफी हो रहा है। लेकिन शिया में इतना शरिया हो रहा है। अगर कोर्ट में केस जा रहा है और शिया मुस्लिम का अगर आपको केस डिसाइड करना है तो आपको आंखें बंद करके पता होगा कि अगर ये
इंडियन मुस्लिम है और शिया है तो ये इतना शरिया से गवर्न होगा, अगर ये इंडियन मुस्लिम है और सुन्नी है तो ये हानफी से गवर्न होगा। तो बीइंग एन एडवोकेट और लॉ पर्सन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोर्ट में जब तक कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं हो रही है तब तक जनरल एक प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई मुस्लिम इंडियन मुस्लिम कोर्ट में आता है, अगर वो सुन्नी है तो उस पर हानफी लॉ लगेगा और अगर वो शिया है तो इतना शरिया लॉ लगेगा उस पर, ठीक है। अब बाकी इसमें धर्म को लेकर तो इशू हो नहीं सकता, सब पॉलिटिकल मसले ही थे जो चले थे, क्योंकि धर्म तो इनका शुरू ही एक हुआ है। अगर सिर्फ शिया का लें तो ओरिजिन तो सबकी अली से ही है ना, इनकी शिया की अगर ओरिजिन हो रही है तो ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट स्कूल कहा जाता है शिया मुस्लिम का। अब जो इतना शरिया को बिलीव करते हैं ना तो उनका बिलीव, अब एक लाइन समझाती हूँ, ये छोटा सा क्वेश्चन है कभी कभी पूछ लेते हैं। अब मैंने आपको समझाया कि एक ओरिजिन हुई शिया लॉ की, शिया की ओरिजिन किस वजह से हुई? अली की वजह से, इमाम लिख देते हैं आगे, तो इमाम अली की वजह से हुई। फिर जैसे जैसे चला ज़ैनुल आबिदीन जो भी रहे, तो यहाँ पे एक 12th इमाम भी रहा होगा क्योंकि ये तो फर्स्ट थे, ठीक है, फर्स्ट इमाम अली, 12th इमाम भी रहे होंगे जिन पे ख़त्म हो गया, तो उसमें ये कहते हैं कि ये इमाम मेहंदी थे। नाम याद रखना, एग्जाम में आ जाता है। तो फर्स्ट इमाम का नाम याद रहेगा अली और लास्ट इमाम या 12th इमाम का इमाम मेहंदी, जो कि शिया स्कूल के हिसाब से डिसअपियर हो गए थे एंड ही विल रिटर्न, ऐसा कुछ है। ये हमारे एग्जाम में सिर्फ डिसअपियर का क्वेश्चन देखा है मैंने, बाकी तो नहीं देखा, बस ये देखा है 12th इमाम का नाम पूछ लिया है और वो डिसअपियर वाला। इस्माइलियाज पे आते हैं हम अगला स्कूल पे, ठीक है। अब यहाँ तक आप मुझे ये बताइए कि इतना शरिया क्लियर है? इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इतना शरिया से क्योंकि इमाम से रिलेटेड है ना। कहाँ थे हम? चलो नेक्स्ट स्कूल पर आते हैं। अच्छा वो तो सब हो गया आवाज़ का, तो आप लोग मुझे बताइए इतना शरिया क्लियर है सबको? तथागत, पूर्वा, कांक्षा, प्रीति, शुभांग, इतना शरिया क्लियर है यहाँ तक? और जो मिस हुआ है शुभांग आपका, उसको आप रिप्ले कर लेना बिकॉज आवाज़ क्लियर थी उसमें। ऑल राइट आकांक्षा। चलिए इस्माइलियाज पे आते हैं। इतना शरिया से बहुत क्वेश्चन आते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हमने पिक की थी प्लीज़ उसको हाईलाइट अंडरलाइन कुछ भी कर लेना। प्रीति, पूर्वा, शुभांग, चलिए ठीक है। इस्माइलियाज सेकंड टाइप है बेसिकली जो शिया मुस्लिम में आता है। तो जो माइनॉरिटी है शिया की, जो शियाज की माइनॉरिटी है, वो इमाम जाफ़र की डेथ के बाद उन्होंने जो आने वाले इमाम थे ना उनको नहीं इमाम माना था, इसीलिए ये आया। मैं बता रही हूँ ना, देयर आर 12 जो 12 इमाम मान रहे हैं और देयर आर 6 इमाम फॉलोअर्स, वो अलग है। उन्होंने ना 6th इमाम की डेथ के बाद आगे माना ही नहीं किसी को, उनका हिसाब था कि 6th इमाम हमारे लिए लास्ट थे, ठीक है। तो उन्होंने जो ये 7th इमाम थे इनको नहीं करा, बल्कि जैसे 6 अब इन्हें 7th इमाम इनको मानना चाहिए था ना, तो इन्होंने इसको एक्नॉलेज नहीं किया, बल्कि उनके बड़े भाई इस्माइल थे और उन्हें फॉलो करना शुरू किया, इसीलिए इसको इस्माइलीज कहा गया, इस्माइलीज कहा गया, ठीक है। तो इन्होंने 7th इमाम को नहीं माना, 7th इमाम को मानने के बदले इन्होंने क्या किया, उनके बड़े भाई को माना, तो इसीलिए 2 पार्ट में बढ़ गया। अब 2 पार्ट कैसे बटे? जो वही 1 से लेके और 12 तक मानते आए हैं, एक पार्ट तो ये बन गया, और एक पार्ट कौन बन गया? जिन्होंने 1 से लेके 6 तक तो फिर भी मान लिए, लेकिन 6 के बाद से उन्होंने 7th को ना मान के अपना अलग करना शुरू करा कि उन्होंने इस्माइल को मान लिया, ठीक है। तो इन्होंने अपना 6th के बाद थोड़ा रास्ता बदल लिया था। तो जिन्होंने 6th के बाद अपना रास्ता बदल लिया था वो थे इस्माइलियाज, ठीक है। इनको और क्या कहा जाता है? साबिया और सेवनर्स कहा जाता है, ठीक है। साबिया कहा जाता है और सेवनर कहा जाता है। इनका एक्सेप्टेंस सिर्फ 7th इमाम तक का रहा। तो ये 7 इन्होंने, ये 8 थे, मतलब इन्होंने एक्सेप्ट 7 तक किए थे, ठीक है। अब ये स्कूल ना इजिप्ट में ही पाया जाता है, तो इन्होंने क्या किया कि 6 तक तो जैसे यहाँ पे देखा हमने कि 6 तक तो इनका सब ठीक था, फिर यहाँ पे इन्होंने इस्माइल यानी 7th इमाम के बड़े भाई को माना। ये बिलीव करते हैं कि सिर्फ 7 इमाम होते हैं, तो जो आपका इतना शरिया है उनके हिसाब से 12 इमाम है और इनके हिसाब से सिर्फ 7 इमाम है,
ठीक है। और जो 7th इमाम हैं वो इस स्कूल के फाउंडर थे। अब दो ग्रुप बने, खोजाज और ईस्टर्न इस्माइलीज। इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि जो 49th इमाम का पूछ लेते हैं कि लाइन में जो थे उनका नाम क्या है, आगा खान। ये एक रेयर क्वेश्चन है। सिर्फ ये समझ लो अगर 15 साल के पेपर उठाओगे ना, जिस जिस स्टेट में मुस्लिम लॉ आता है, तो हार्डली एक बार ये क्वेश्चन देखा गया है कि जो 49th इमाम थे, जो लाइन चली जा रही थी आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट, तो उसमें जो थे 49th कौन थे, आगा खान थे। ठीक है, ये इतना रेयर है, बस दिमाग में रखना कि अगर कभी गलती से सामने आ जाए तो हिट कर जाए। अब वो वहाँ पे जो वेस्टर्न इस्माइलीज थे उनको बोलाज कहा गया, कई बार पूछ लेता है। बोला का वो बेसिकली बिजनेसमैन थे, इसीलिए उस पर ये नाम पड़ गया, है ना। ये चीज़ याद रखनी है। जैसे हमारे पास मालिकी स्कूल था ना, जो मोर ओपन था वुमेन के लिए और बहुत कम स्ट्रिक्ट था, उनमें टॉलरेंस ज़्यादा थी, तो ये इस्माइलियाज और मालिकी यहाँ पे थोड़ा सेम हो जाते हैं। क्लियर। एग्जाम में क्वेश्चन इस्माइली से इतना नहीं आता है, इतना शरिया से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी सिर्फ एक चीज़ है जो आपको याद रखनी है, सिर्फ आपको याद रखना है सेवेनल्स और ट्वेल्वर्स का कॉन्सेप्ट। और अगर वो आपको 6th भी लिखेगा ना तो भी आपने स्माइलीज पे जाना है, क्योंकि देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ना। अब जैदी है, मैंने बताया था ना कि आप जैनुल आबिदीन नाम याद रखना, वो इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि जो जैदी थे ना, उन्होंने 4th इमाम जो जैनुल आबिदीन थे ना, उनके ऊपर एक जुरिस्डिक्शन अपना पूरा स्टार्ट कर दिया था, जुरिस्प्रूडेंस सॉरी। तो ये जैदी स्कूल कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये जो जैदी थे ये जैनुल आबिदीन की वजह से थे। तो यहाँ पे एक शिया ने एक्सेप्ट किया जैदी को, और ये भी इन्हें एज एन इमाम एक्सेप्ट किया गया। फिर ये सेक्ट फाउंड किया गया। एक अब पूछा जाए, ये रेयर है, नहीं आता, ऊपर वाले स्कूल से बुक्स के नाम आते हैं। अब ऑथर पूछा जाता है कि मजमुउल फिक्र किसने लिखा था, तो जैद वाज द ऑथर। ठीक है, मिलती भी नहीं है तो इंडिया में, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस नाम ध्यान में रखना। यमन में होते हैं ये ज़्यादा, और ये पॉलिटिकल एक्टिविज्म के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अब ये ऑर्थोडॉक्स हैं हानफी सुन्नी की तरह, और ये रिजेक्ट किए गए हैं बाय 12 शिया स्कूल्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिमिलर थे ऑर्थोडॉक्स हानफी सुन्नी से, इसीलिए रिजेक्ट कर दिए गए, है ना। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन को रिकॉग्नाइज किया। आप सोचो कि आपका सेक्ट तो बना ही सक्सेशन पे है, आपने तो शुरू में जब आपका सेक्ट बन रहा था तभी इलेक्शन मना कर दिया था। अब ऐसे में अगर इनका ही कोई स्कूल इलेक्शन के सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा तो उसे शियाज तो रिजेक्ट करेंगे ही ना। तो इनमें इनका मानना था कि सबसे ऊपर होता है राइट गाइड, एक सही रास्ता दिखाना और सही रास्ते पर चलना, और इन्हें शिया लॉज ने रिजेक्ट कर दिया था जस्ट बिकॉज ये इलेक्शन को सपोर्ट कर रहे थे, ऑर्थोडॉक्स हानफी जैसे थे, तो ये कहीं ना कहीं सुन्नी जैसी क्वालिटी रखते थे, इसीलिए इनको उतना एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्लियर है हम यहाँ तक? बताइए, शिया और सुन्नी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? शिया स्कूल भी हो गए, सुन्नी भी हो गया है। शिया में इतना शरिया इंपॉर्टेंट है, इस्माइलिया नहीं आता है, और जैदिया से भी इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। बस जैनुल आबिदीन फाउंडर है, जैदी जैनुल आबिदीन, ये याद रखना। तो स्कूल्स अब हमारा ख़त्म हो गया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक सभी को? इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्कूल। आगे पता है स्कूल की इम्पोर्टेंस ये भी है कि आगे तक जब आप पढ़ेंगे ना तो आप इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, आगे गिफ्ट पढ़ेंगे, या भी पेरेंटेज पढ़ेंगे, तो स्कूल के नाम से अलग अलग हमें याद रखने पड़ेंगे। तो स्कूल के नाम पे हानफी मालिकी तो आपको भूलना ही नहीं है, और इतना शरिया याद रखना है बस। ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। पेरेंटेज और ये लेजिटिमेसी एक्नॉलेजमेंट करेंगे हम, थोड़ा सा गो थ्रू करिए इतने, फिर हम ये शुरू करते हैं। तो बिल्कुल स्कूल अभी थोड़ी देर के लिए फिर दिमाग से निकाल दो, नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। एक सेकेंड रुको।
देखिए स्कूल में ना बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, बहुत सारा सुनने में भी छोटे छोटे टॉपिक थे। आपको बुक याद रखनी है, फाउंडर का नाम याद रखना है। फाउंडर का नाम आसान कैसे हो जाएगा, क्योंकि स्कूल के नाम से मिलता जुलता है। बुक तो याद करनी पड़ेगी ना, और कुछ में जहाँ मैंने बताया ईयर पूछता है वहाँ ईयर याद करना पड़ेगा। तो बेटर इज ना एक छोटी सी साइनॉप्सिस बना लो, और अगर किसी को चेक करानी है तो भेज देना, वरना इसी में से साइनॉप्सिस क्या चेक होगी उसको अच्छे से कर लो, ताकि इतना सारा इतना लंबा मैटर याद ना करना पड़े। एक एक वर्ड लिखे के हानफी है तो ये बुक थी, ये ईयर था, ये फाउंडर थे, ये हुआ था, तो वो 2 से 3 वर्ड में एक एक स्कूल पूरा हो जाएगा आपका। अब आते हैं पेरेंटेज, लेजिटिमेसी एंड एक्नॉलेजमेंट पे। पेरेंटेज अगर हम जनरल टर्म्स में लॉज में देखें, उसके हिसाब से इस्लामिक लॉ में आपको इसकी बहुत अलग पिक्चर देखने के लिए मिलेगी। काफ़ी चीज़ें बहुत गलत भी साउंड करेंगी और काफ़ी चीज़ें बहुत लिबरल भी लगने लगेंगी। और गलत का मतलब मेरा आप अभी समझेंगे कि शिया लॉ में बेसिकली पैटर्निटी क्या है। पहले तो पेरेंटेज क्या है, पेरेंटेज मतलब जो बच्चा है उसकी मदर है ना, उसके फादर हैं, सिंपल सी चीज़ है। तो अब एक लड़का है, मान लो उस लड़के का नाम है मिस्टर ए। अब जब तक मिस्टर ए की लाइफ नॉर्मल चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सवाल नहीं उठा रहा है, तब तक तो ठीक है। जिनके साथ वो रहता है वही उसके पेरेंट्स माने जाएंगे, जो उसके घर में हैं वो मदर हैं, जो साथ रहते हैं वो फादर हैं। यहाँ तक तो कोई सवाल ही नहीं उठा है। लेकिन जिस दिन कब सवाल उठेगा इनहेरिटेंस पे, कोई आकर कह देगा नहीं नहीं यू आर नॉट देयर सन और डॉटर, तो सवाल तब उठेगा। जैसे ही सवाल उठता है पेरेंटेज पे, तो किसकी पेरेंटेज पे सवाल उठ सकता है, मदर की, दैट शी इज नॉट योर मदर, है ना, या फादर की, दैट ही इज नॉट योर फादर। इस चैप्टर को लेकर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, चैप्टर तब तक पिक्चर में नहीं आएगा जब तक कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होगा, ठीक है। जनरल कॉन्सेप्ट नहीं है, जनरल टॉपिक नहीं है। जब तक जनरली सब कुछ स्मूथ चल रहा है, सब स्मूथ ही है। ये पिक्चर में कब आएगा, जब कोई सवाल उठाएगा, जब कोई आकर कहेगा कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं है, ही इज़ नॉट योर फादर, ही इज़ नॉट योर मदर, जब वो चीज़ वहाँ कॉन्फ्लिक्ट में आएगी तब इस पर सवाल उठाया जाएगा। तो पेरेंटेज से ही लेजिटिमेसी बना है कि पेरेंट जो हैं वो लेजिटिमेट हैं आपके, आप उनके लेजिटिमेट चाइल्ड हो या नहीं, या इलेजिटिमेट हो। और ये लेजिटिमेसी पे अगर सवाल उठ रहा है तो ये सवाल हल कई बार एक्नॉलेजमेंट से भी हो जाता है। अब अगर कोई पर्सन, मतलब मान लीजिए 2 लोग हैं, ये मिस्टर हस्बैंड है और ये इनकी वाइफ है, और इनका ये एक लड़का है, किड, के से डिनोट करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन अचानक ये जो मिस्टर हस्बैंड है, इनकी फैमिली इनसे कहती है, वाइफ से, कि ये जो किड है ये हमारे बेटे का नहीं है और इसको प्रॉपर्टी में कोई इनहेरिटेंस का राइट नहीं है, ये आपका है। आप कहाँ से लाई थी, कैसे, हमें नहीं पता, ये इसका तो नहीं है। तो यहाँ पे पहला सवाल किस पे उठा, पेरेंटेज पे सवाल उठा, फादर की पेरेंटेज पे। अब जब फादर की पेरेंटेज पे सवाल उठा तो सीधा सीधा इस बच्चे की लेजिटिमेसी पे सवाल आया। किसकी पेरेंटेज पे सवाल आया, फादर की। और इस सवाल की वजह से सवाल किस पे अराइज हुआ, बच्चे की लेजिटिमेसी पे, कि लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, ये पेरेंट है या नहीं। अब इस बात का हल होता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट कैसा हल है, अब वहीं पे अगर मिस्टर हस्बैंड ये कह दें, जिन भी लोगों ने सवाल उठाए इनसे, कि यस मैं एक्नॉलेज करता हूं कि ये मेरा बेटा है, नो मैटर वॉट। जिस टाइम पे ये जो मिस्टर हस्बैंड हैं ये एक्नॉलेज कर लेंगे, चाहे वर्बल, सिर्फ एक छोटा सा स्टेटमेंट एक इंसान के सामने कि मैं एक्नॉलेज करता हूँ ये मेरा बेटा है, वहीं बात खत्म हो जाएगी। ना तो बात किसकी में फिर इतनी हिम्मत नहीं है और किसी के पास इतना राइट नहीं है कि कोर्ट जा सके। अगर वो फादर हैं या नहीं, डीएनए टेस्ट, सारी बात खत्म हो जाएगी। यानी ये वाली जो इनकी मदर थी, मान लो, जो सवाल उठा रही थी कि ये हमारा नहीं है, तो अगर ये मिस्टर हस्बैंड एक बार वर्बल एक सिंगल यस कह देता है ना कि मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि ये मेरा बेटा है, तो वहीं पे सारे जितने भी क्वेश्चन मार्क लगे थे सब हट जाएंगे। ना तो आप फिर उस बात को कोर्ट में ले जा सकते हो कि नहीं भाई ये नहीं है, ना किसी डीएनए टेस्ट का सवाल उठता है, ना कुछ। इतनी बड़ी पावर रखता है एक्नॉलेजमेंट बाय फादर।
ठीक है, उसका एक्नॉलेज कर लेना ही काफ़ी है। हाँ, अगर वो खुद सवाल उठा रहा है तो फिर तो कोर्ट में भी जाएंगे, फिर तो डीएनए टेस्ट का भी सवाल उठ सकता है, फिर तो हर बात का सवाल उठ सकता है। लेकिन अगर पूरी दुनिया भी सवाल उठा रही है और जस्ट फादर उस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहा है तो इट इज़ मोर देन इनफ। फिर कोई भी सवाल उठाएगा उस चीज़ को ना तो कोर्ट ले जाया जा सकता है, ना डीएनए टेस्ट हो सकता है, ना कुछ हो सकता है। पहला पॉइंट सबसे ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट का है ये। तो पेरेंटेज का सवाल किस पे उठता है? पेरेंट्स पर। लेजिटिमेसी का सवाल किस पे उठता है? बच्चे पर। ठीक है, और एक्नॉलेज कौन करता है? जनरली फादर। मदर के एक्नॉलेजमेंट का इतना वो नहीं आता है, एक्नॉलेज फादर ही करता है। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पेरेंटेज का सवाल उठेगा तो किसकी पेरेंटेज का उठेगा? या तो मदर की या फादर की, है ना। पेरेंटेज पे सवाल उठेगा तो इन्हीं पॉइंट्स पे उठेगा। लेजिटिमेसी पे सवाल उठेगा तो किसकी लेजिटिमेसी पे सवाल उठेगा? बच्चे की लेजिटिमेसी पे सवाल उठेगा। और सारे सवालों का हल एक्नॉलेजमेंट के पास है। आई एक्नॉलेज दैट यू आर माई चाइल्ड, तो बात खत्म हो जाती है वहीं पर। फिर उस चीज़ को लीगली कोई नहीं ड्रैग कर सकता, क्योंकि किसी थर्ड पर्सन का राइट ही नहीं है वहाँ पे ड्रैग करने का। ठीक है, तो पेरेंटेज से शुरू करते हैं। पेरेंटेज पे अगर कभी भी क्वेश्चन हो रहा है तो या तो मैटरनिटी पे होगा कि शी इज़ नॉट योर मदर, है ना, या तो वो खुद ही एक्नॉलेज नहीं कर रही होंगी कि आई एम नॉट योर मदर, या फिर समाज कह रहा होगा दैट शी इज़ नॉट योर मदर, रिलेटिव कह रहे होंगे, तो मैटरनिटी पे है वो सवाल। या फिर पैटर्निटी पे होगा, या तो सामने से फादर ही कह रहे होंगे दैट नो आई एम नॉट योर फादर, मैं नहीं दूंगा हिस्सा प्रॉपर्टी में, इनहेरिटेंस नहीं कर सकते, मेंटेनेंस नहीं ले सकते, XYZ जो भी है। तो या तो वो खुद सवाल उठा रहे होंगे या कोई और सवाल उठा रहा होगा दैट ही इज नॉट योर फादर। ठीक है, अब इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे। वही है मैटरनिटी। ये ज़्यादा इजी होता है इस्टेब्लिश करना, क्योंकि समहाउ ना मैटरनिटी इस्टेब्लिश करने का मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है बायोलॉजिकली, किसी ने वो प्रेगनेंसी पीरियड देखा होता है, किसी हॉस्पिटल में वो उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड इतने सारे एविडेंसेस होते हैं। तो इट इज़ कंपैरेटिवली इजी कि आपको मैटरनिटी इस्टेब्लिश करनी है रेदर टू इस्टेब्लिश पैटर्निटी। ठीक है, पैटर्निटी में सवाल आता है कि सामने वाला खुद को एज अ फादर एक्नॉलेज कर रहा है या नहीं। दूसरा सवाल आता है अगर वही एक्नॉलेज नहीं कर रहा है फिर कोर्ट क्या करेगा? डीएनए टेस्ट कराएगा या क्या करेगा? तो मैटरनिटी अगर वहाँ पे स्टैब्लिश हो रही है तो बायोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। जनरली लोगों को पता होता है दैट पर्टिकुलर लेडी गिव बर्थ टू दैट चाइल्ड। तो लॉज जो हैं वो दुनिया से बाहर की चीज़ें नहीं है, वो भी जनरल टर्म को करेगा दैट 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने देखा ही होता है, वो फेज किसी को पता होता है, तो मैटरनिटी ईजिली स्टैब्लिश हो जाती है। हाँ, पैटर्निटी या फादरहुड का इस्टेब्लिशमेंट जनरली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब एक बात बताओ कि अगर कोई आकर ऐसे तो कोई भी बहुत ईजिली सवाल उठा लेता ना, तो पहली बात तो ये चीज़ पिक्चर में नहीं आ रही है, मतलब सवाल उठता ही नहीं है पैटर्निटी पे जब तक कि कोई इशू अराइज ना हो। अब इशू अराइज हो गया तो मैटरनिटी स्टैब्लिश ईजिली हो जाती है दैट 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एंड सो हॉस्पिटल और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इट इज़ वे इजी, वरना बायोलॉजिकली टेस्ट वगैरह से प्रूव हो जाता है, वो बात की बात है, वो दोनों में है। पैटर्निटी का अब जिन लोगों ने वो 9 मंथ वाला क्लेम होगा या हॉस्पिटल वाला क्लेम होगा या जो उस टाइम पे उस जगह होंगे, वो तो कोई टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं करते ना। लोग आएंगे कि नहीं भाई ये तो यहीं थी, इसके घर में रहती थी, शी वॉज प्रेगनेंट, शी गिव बर्थ टू दैट बॉय और गर्ल, वो इस तरीके से स्टेब्लिश हो रहा है। पैटर्निटी का क्या? तो यहाँ पे मैटरनिटी तो बिना टेस्ट के भी प्रूव हो रही है ना। बायोलॉजिकल टेस्ट बहुत बाद की बात होते हैं। कोर्ट जाते ही आपको कोर्ट में खड़े होते ही नहीं कह देता कि जाओ डीएनए टेस्ट करा लो। ये बहुत ज़्यादा नाजुक चीज़ होती है और इसमें इतनी जल्दी नहीं घुसाता कोर्ट, बहुत सेंसिटिव मामला होता है। तो मैटरनिटी कुछ फैक्ट से इस्टेब्लिश हो रही है, जैसे अभी हमने बात की। तो पैटर्निटी पे ऐसे क्या फैक्ट्स होंगे? तो पैटर्निटी इस्टेब्लिश होने का फैक्ट होता है मैरिज, प्रूफ ऑफ मैरिज। अगर दो लोग एक साथ एज एन हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे हैं और उनके पड़ोसी उनको दोस्त एक्नॉलेज करते हैं, जानते हैं कि हाँ भाई दे आर मैरिड, दे आर लिविंग लाइक अ मैरिड कपल, ये घर में रहते हैं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और ये इनके घर में बच्चा रहता है, तो वो एक ऑटोमेटिक प्रूफ होता है फादरहुड का। ठीक है, तो एक सिंगल वर्ड में सबसे बेटर तरीका क्या होता है फादरहुड को प्रूव करने का या पैटर्निटी को प्रूव करने का? आंसर इज मैरिज। ठीक है,
तो जो एक मैरिज आप अगर वहाँ पे उस टाइम पे स्टेब्लिश कर दोगे, प्रूव कर दोगे कि वैलिड मैरिज थी, तो फिर बच्चे की पैटर्निटी पे सवाल नहीं उठता है। एक वाइफ, ठीक है, जैसे कि अगर ये वाइफ है और ये हस्बैंड है, ये रहते हैं साथ में, ठीक है, और इनके जो पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं इनको एज एन हस्बैंड एंड वाइफ। अब अगर यहाँ पे इनका कोई बच्चा है तो उसकी पेरेंटेज पे, अगर पेटर्निटी पे सवाल उठाए, तो उस सवाल का हल क्या है कि वो सोसाइटी ही बताती है भाई दैट दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। अब अगर दो लोग साथ रह रहे हैं बीइंग एन हस्बैंड एंड वाइफ, और उस वेडलॉक से अगर कोई बच्चा बॉर्न होता है, तो एक ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाता है चाइल्ड की पेटर्निटी का। व्हाट इफ ये सवाल ही हस्बैंड ने उठाया हो? अब बाहर वाले सवाल उठाएंगे तो उसका तो सीधा सा है कि मैरिज का एक्नॉलेजमेंट हो जाता है, तो मैरिज भाई इन दोनों के बीच में एक वैलिड मैरिज है, तो ये बच्चे की पेरेंटेज हो जाती है। ये होता है बाहर वालों को प्रूव करने के लिए, अगर कोई थर्ड पर्सन कह रहा है तो। अब अगर पेरेंटेज का सवाल ही हस्बैंड उठा रहा है, फिर वहां पे वैलिड मैरिज कोई प्रूफ नहीं होता, वहां पे हमें और भी बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं, वो आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, कहाँ पहुंच गया, हमने जस्ट क्या देखा कि मैटरनिटी इजीली स्टेब्लिश हो जाती है, पैटर्निटी थोड़ी मुश्किल होती है, और थोड़ी मुश्किल में भी क्या होता है, मैरिज प्रूव करनी पड़ती है। और ये भी कि अगर कोई बाहर खड़ा हुआ थर्ड पर्सन सवाल उठा रहा है, एक वैलिड मैरिज प्रूव कर दो, फिर आपको उसको खुद साबित करने की जरूरत नहीं है। मोहल्ले की आंटी, रिश्तेदार, बुआ, चाचा, मामा, मौसी, कोई भी सवाल उठा रहा है, तो वो कपल के बीच में अगर मैरिज एक्नॉलेज हो जाती है, और मैरिज का भी ये नहीं आपको पेपर ला के दिखाना है, उसको निकाहनामा दिखाना पड़ेगा या कुछ, नो, जस्ट बाय सोसाइटी एंड एवरीबडी नोज और एक्नॉलेजेस यू ना कि हाँ आप मैरिड कपल हैं, आप साथ में रहते हैं, तो उतना भी पॉइंट थर्ड पर्सन का वो पूरा करने के लिए बहुत होता है। फिर इनहेरिटेंस पे वो आपके सवाल नहीं उठा सकते। हस्बैंड का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, व्हाट इफ सवाल ही हस्बैंड ने उठाया है खुद के बच्चे की पेरेंटेज पे। बताओ, पेरेंटेज और लेजिटिमेसी, एक्नॉलेजमेंट इतना क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, जो पेरेंटेज है ना, कॉन्सेप्ट पेरेंटेज का हुआ या लेजिटिमेसी का हुआ, ये बहुत ज़्यादा क्रूशल है समझने में। सोचो व्हाट इफ एक बच्चे के लिए कि उसके वो पेरेंट्स है या नहीं, ये सवाल उठ रहा है, या पेरेंट्स के लिए सवाल उठ रहा है, ये आपका बच्चा है या नहीं, इनहेरिट करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा एक लीगल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसी की वजह से सवाल उठाए जाते हैं, जनरल इन टर्म्स में नहीं फंसा जाता। अब ये सवाल भी क्यों है, क्योंकि इसी की वजह से तो पता लगेगा कि लीगल राइट और ड्यूटी क्या है बच्चे के, और उनके पेरेंट्स की ड्यूटी क्या है। अगर वो लेजिटिमेट हैं तो वो इनहेरिटेंस कर पाएंगे, फिर मेंटेनेंस का सवाल उठेगा, फिर 10 और सवाल उठेंगे, राइट्स मिलेंगे, ड्यूटीज मिलेंगी, तभी तो मिलेंगे जब पेरेंटेज है या लेजिटिमेसी है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है सोसाइटी पे, क्योंकि देखिए जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे लेजिटिमेसी भी एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं स्टैम्प होती है, और वो लोगों के माथे पर ही लगा देते हैं लोग, ठीक है। एक लीगल स्टेटस पे भी फर्क पड़ता है। पेरेंटेज एक लीगल रिलेशनशिप है जो पेरेंट्स से करता है, और लेजिटिमेसी ऑन दी अदर हैंड बच्चों को लेकर उठाई जाती है। अब पेरेंटेज क्या है, इस्लामिक लॉ क्या कहता है पेरेंटेज के बारे में और लेजिटिमेसी के बारे में मुस्लिम लॉ के अंदर? देखो, जब मैंने आपको कौन सा टॉपिक कर रहे थे, हम शिया लॉ ही, मतलब शायद स्कूल ही पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि इतने दिन, वो मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि बताओ वहाँ पे आप हानफी लॉ एग्जीक्यूट कराओगे या फिर वहाँ पे एविडेंस लगवाओगे, तो वो जो सारा खेल था वो भी तो आप बच्चे की लेजिटिमेसी ही प्रूव कर रहे थे ना कहीं यहीं से। तो मुस्लिम लॉ में क्या टाइम पीरियड दे रखा है, क्या रिक्वायरमेंट दे रखी है, वो लेजिटिमेसी पे आती है। हानाफी लॉ कुछ और कह रहा है, इंडियन एविडेंस एक्ट कुछ और कह रहा है, और आगे भी वो तो किए था आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, और विद इन मैरिज रहकर भी अगर सवाल उठ रहा है तो क्या प्रूव करना है। तो ये सारी चीज़ें पेरेंटेज, लेजिटिमेसी के बारे में बात करती हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे पेरेंटेज और लेजिटिमेसी की जनरल बात ना करके मुस्लिम लॉ के हिसाब से बात करेंगे। अब पेरेंटेज क्या है, वही एक रिलेशनशिप है बच्चे और उसके पेरेंट्स के बीच में, है ना। जो कॉन्सेप्ट है वो लेजिटिमेसी पे, अब पेरेंटेज पे सवाल उठाए तो डायरेक्ट, अगर किसी ने पेरेंटेज पे सवाल उठाया तो इनडायरेक्ट सवाल तो बच्चे की लेजिटिमेसी पे आया है ना।
पेरेंटेज एक मैटर ऑफ फैक्ट नहीं है, यहाँ पे मतलब आपको बताना पड़ता है कि ये लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है। अब अगर कोई मैन और वुमेन है, उनका कोई बच्चा है और वो मैरिड नहीं है, तो ये जो बच्चा अगर, फिर ये क्या माना जाता है, जिना, है ना, जिना का कॉन्सेप्ट कराया था मैंने। अब अगर ये जिना कंसिडर किया जाता है, अब ये आउट ऑफ जिना पैदा हुआ है बच्चा, तो इसको तो इलेजिटिमेट मानते हैं ना। अब ये यहाँ पे इलेजिटिमेट है, मतलब ये मैन एंड वुमेन है, इनकी शादी नहीं हुई है आपस में और इनका कोई बच्चा है, तो वो क्या माना जाएगा कि वो आउट ऑफ जिना हुआ है, तो फिर वो इलेजिटिमेट माना जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है इलेजिटिमेसी का अलग अलग है शिया और सुन्नी में। ठीक है, शिया अलग करते हैं बात लेजिटिमेसी की और सुन्नी अलग बात करते हैं। सबसे पहले सुन्नी में देखते हैं। सुन्नी लॉ क्या कहता है ना लेजिटिमेसी के अंदर, कि अगर जो बच्चा है उसका फादर नहीं, मतलब जैसे मान लीजिए कि ये ए पर्सन है, ये बच्चा है, चाइल्ड, ठीक है, लेजिटिमेसी पे सवाल उठा, ठीक है, तो फादर की लेजिटिमेसी पे सवाल उठ रहा है अगर क्वेश्चन मार्क लगाया है, और मदर की लेजिटिमेसी पे भी क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो जनरली ना सुन्नी लॉ इस क्वेश्चन मार्क को कंसिडर ही नहीं करता। वो कहता है नहीं नहीं, वो मदर तो उसकी है, वो नहीं हो सकता बायोलॉजिकली, आप इस पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। जनरल क्वेश्चन उठते हैं फादर, फादर है या नहीं है। ठीक है, लेकिन शिया लॉ की कुछ इंटरप्रिटेशन ऐसी देखी गई हैं कि वो ये कहते हैं कि बायोलॉजिकल मदर है या नहीं बच्चे की, वो भी इनफ नहीं होता उनके लिए, क्योंकि यहाँ सवाल उठा था, यहाँ एक दो लोगों ने आकर बता दिया नहीं नहीं शी गेव बर्थ टू दैट पर्टिकुलर किड, हमने देखा था हर 9 मंथ प्रेगनेंसी और ये सब, तो वहाँ पे वो सुन्नी लॉ में चल गया कि हाँ चलो उस पर सवाल उठता ही नहीं है, जनरली थोड़ा सा भी स्टैब्लिश हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। सुन्नी लॉ में सवाल फादर पे उठता है, लेकिन शिया लॉ पे ऑन दी अदर हैंड अगर ये जो ए है मिस्टर ए, इनके फादर को लेकर भी सवाल उठा कि ये इसके फादर नहीं है, और इनकी मदर को लेकर भी सवाल उठा कि ये इनकी मदर नहीं है। अब इसी सिनेरियो पे वापस आओ कि जो मदर और फादर थे, मान लो ये लोग मैरिड नहीं थे आपस में, इनकी शादी नहीं हुई थी, अभी हम सुन्नी लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, ये मदर थी ये फादर थे, इनकी आपस में शादी नहीं हुई थी। अब इस बच्चे के स्टेटस पे सवाल उठा, तो जो इस केस में इलेजिटिमेट कहलाएंगे ना, वो सिर्फ फादर इलेजिटिमेट कहलाएंगे, ये बच्चा फादर के लिए इलेजिटिमेट होगा, शादी हो या ना हो, सुन्नी मदर के लिए बच्चा हमेशा लेजिटिमेट रहेगा। फर्क समझ रहे हो बात में? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी आता है। सुन्नी और शिया, थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब जो सुन्नी सेक्ट है, यहाँ पे मान लो कि जो पेरेंट्स हैं वो मैरिड नहीं है, उनके आपस में शादी नहीं हुई है, पर उनको चाइल्ड टुगेदर, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना? पेरेंट्स मैरिड नहीं है और उनको एक चाइल्ड है, साथ में दो पॉइंटर्स आपको लेने हैं कि जो पेरेंट्स हैं उस बच्चे के, उनकी अभी शादी नहीं हुई है और उनको साथ में चाइल्ड है। तो सुन्नी लॉ क्या कहता है? सुन्नी लॉ के हिसाब से जो मदर होंगी इस केस में, उस बच्चे के लिए बिल्कुल लेजिटिमेट होंगे, कोई इसमें सवाल नहीं उठेगा। लेकिन अगर वो लोग मैरिड नहीं हैं, तो ये बच्चा जो होगा ना, ये फादर की अगर साइड से देखा जाएगा तो ये इलेजिटिमेट होगा। ठीक, ऑन द अदर हैंड शिया लॉ,
तो कहने का मतलब क्या है कि अगर पेरेंट्स की शादी नहीं भी हुई है, उनका कोई बच्चा है, तो जो बायोलॉजिकल मदर है ना, मदर भी कैसी होनी चाहिए, बायोलॉजिकल मदर। तो बायोलॉजिकल मदर पे सुन्नी लॉ सवाल नहीं उठाता, बच्चे को माँ के लिए लेजिटिमेट ही रखता है। शादी हुई है नहीं हुई है, बच्चा आउट ऑफ जिना हुआ है, कोई बात नहीं, बायोलॉजिकल मदर के लिए हमेशा लेजिटिमेट। हाँ, फादर के लिए वो इलेजिटिमेट हो जाता है, पहला पॉइंट। लेकिन शिया लॉ कुछ अलग बात करता है। शिया लॉ क्या कहता है कि बायोलॉजिकल मदर भी है ना, या फिर फादर हैं, कोई भी है, चाहे ये है चाहे ये है, ये जो बच्चा बिना शादी के हुआ है, ये दोनों के ही लिए इलेजिटिमेट है। वो यहाँ पे मदर के टाइटल को भी इलेजिटिमेट कर देते हैं अगर कपल की शादी नहीं हुई है तो, ठीक है। जो लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड होती है बिना शादी के कपल की, तो वो वहाँ पे सुन्नी लॉ बायोलॉजिकल मदर को प्रॉपर लेजिटिमेट मानता है। और लेजिटिमेट मानने से क्या होगा कि लेजिटिमेट मानने से इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस, सारे राइट्स दिए जाएंगे। ये मदर इसके लिए लेजिटिमेट है, यानी ये अपनी मदर की प्रॉपर्टी में इनहेरेंट करेगा, प्रॉपर्टी लेगा, ठीक है, और मेंटेन करने का राइट है मदर को, ठीक। और बाद में इस बच्चे को इन्हें मेंटेनेंस देने का वो है। तो यही तो लेजिटिमेसी के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। लेकिन फादर के लिए बच्चा इलेजिटिमेट है, ठीक। लेकिन शिया लॉ क्या बात करता है कि मदर, बायोलॉजिकल मदर हो या फादर हो, बच्चा इलेजिटिमेट ही है, ना तो इनकी प्रॉपर्टी में इनहेरेंट करेगा ना इनकी प्रॉपर्टी में इनहेरेंट करेगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बताओ क्लियर हुआ या नहीं? एवरीवन प्लीज जस्ट लेट मी नो कि ये टॉपिक क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। और अगर डाउट है तो पूछ लो, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ना रिटर्न क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है एग्जाम में देखने को। ऑल राइट, चलिए ठीक है। गिन्नी, शुभांग, तथागत, आई होप कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि अगर मेंस में भी अगर आपको ये देखने मिल जाएगा। शिया, देखो आकांक्षा, जैसे सुन्नी में क्या हो रहा है ना कि अगर पेरेंट्स की आपस में शादी नहीं हुई और बच्चा है तो मदर के लिए भी लेजिटिमेट है और फादर के लिए इलेजिटिमेट है, ठीक है। यानी अगर वो प्रॉपर्टी इनहेरेंट करेगा तो मदर से तो आसानी से कर लेगा, उसके लिए वो लेजिटिमेट ही है, चाहे शादी हुई है या नहीं हुई है। और फादर के साथ इनहेरिटेंस का सवाल नहीं उठेगा क्योंकि फादर के लिए वो इलेजिटिमेट है। तो शिया लॉ इसमें थोड़ा सा अजीब चलता है, वो कहता है कि अगर ये जो बच्चा है ना, ये जो ये चाइल्ड है, इसके ये जो पेरेंट्स हैं, इसकी बायोलॉजिकल मदर, इसके जो फादर हैं, इनके आपस में शादी नहीं हुई है, तो ये बच्चा फादर के लिए भी इलेजिटिमेट है और बायोलॉजिकल मदर के लिए भी टाइटल इसका इलेजिटिमेट है। यानी ना तो ये बच्चा अपनी मदर की प्रॉपर्टी में इनहेरेंट कर सकता है और ना ही ये बच्चा अपने फादर की प्रॉपर्टी में इनहेरेंट कर सकता है। बताइए, अब समझ आ गया? ऑल राइट। अब नोट्स को लेकर एक और बात, जो आपका पार्ट 2 अपलोड हुआ है ना स्कूल्स वाला, उसके नीचे ना एक और टेबल, सबसे लास्ट में जाओगे जैदी स्कूल के बाद, तो उसमें शिया लॉ और सुन्नी लॉ का डिफरेंस दे रखा है मैंने स्कूल्स में ही कि किस किस पॉइंट को लेकर क्या क्या डिफरेंट है। वो मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया। द रीज़न इज क्योंकि अभी हमारा गिफ्ट भी नहीं हुआ है, इनहेरिटेंस नहीं हुआ है, मेंटेनेंस नहीं हुआ है। जब सब हो जाएगा वो फाइल एक बार दोबारा लगा के डिफरेंस पढ़ाऊंगी, तो उसको नोट्स को ज़्यादा जैदी स्कूल से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। जो स्कूल वाले नोट्स अपलोड हुए हैं आपको सिर्फ शिया लॉ और सुन्नी लॉ पढ़ना है, उसमें आगे मत जाना, कंफ्यूज हो जाओगे। चलो यहाँ पे आते हैं वापस से। तो ये शिया लॉ सुन्नी लॉ का फर्क समझ में आ गया लेजिटिमेसी को लेकर। अब अगर एक वर्ड में पूछा, पेरेंटेज आपको पता चल गया कि मदर और फादर का स्टेटस, ये मदर हैं या नहीं, ये फादर हैं या नहीं, ये चीज़ होती है पेरेंटेज। अब लेजिटिमेसी क्या होता है? लेजिटिमेसी होता है जो मुस्लिम लॉ में लॉफुल बर्थ को दिखाता है। और लॉफुल बर्थ कैसे मानी जाती है? जो विद इन अ वैलिड मैरिज होती है, ठीक है। विद देयर मस्ट बी अ मैरिज और देयर मस्ट बी अ वैलिड मैरिज, दोनों बातें। ऐसा नहीं है जस्ट मैरिज हो चाहे कैसी भी हो, नो।
तो एक लेजिटिमेसी के लिए क्या इस्टेब्लिश करना पड़ता है, देयर मस्ट बी अ मैरिज और देयर मस्ट बी वैलिड मैरिज, दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे और नहीं है, एंड है, ठीक है, और नहीं है, एंड है, देयर मस्ट बी अ मैरिज एंड अ वैलिड मैरिज, ठीक है, नॉट ऑल, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब जो लेजिटिमेसी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रूशल माना जाता है, इसको डिटरमाइन करते हैं, इसकी वजह से राइट्स गार्जियनशिप मिलेगी या नहीं, इनहेरिटेंस मिलेंगे या नहीं, लेजिटिमेट चिल्ड्रन जो हैं वो गार्जियनशिप के लिए, इनहेरिटेंस के लिए राइट रखते हैं, जबकि इलेजिटिमेट बच्चों को ये चीज़ें नहीं मिलती, उनको एक्सक्लूड कराया जाता है, जबकि ये लॉ बहुत ही अनरीजनेबल है, क्योंकि अगर बच्चा लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, इसमें बच्चे की गलती नहीं है, पेरेंट्स की गलती है, बट ये लेजिटिमेसी और इलेजिटिमेसी की हमेशा जो सज़ा होती है वो बच्चे के लिए होती है, वो इनहेरिटेंस नहीं कर सकता, उसे गार्जियंस नहीं मिलते हैं, सब कुछ, बिकॉज जो बच्चा है वो आउट ऑफ वेडलॉक है या नहीं, वो लेजिटिमेट है या नहीं, उसमें बच्चे का तो कोई रोल नहीं है ना, बट दिस इज द लॉ। तो एक लैंडमार्क जजमेंट था इस पे, हबीबर रहमान चौधरी वर्सेस अल्ताफ अली चौधरी। अच्छा एक बात सुनो, बहुत ज़्यादा केस लॉज हो गए हैं मुस्लिम लॉ में, है ना, काफ़ी ज़्यादा केस लॉ लिखवाए हैं। एक डाउट क्लियर करती हूँ आप लोगों का कि हर टॉपिक में हमने ओरिजिन करा, उसमें केस लॉ पढ़ा होगा, सोर्सेज में पढ़ा, और फिर मैरिज में पढ़ा, डाइवोर्स में पढ़ा, सभी चीज़ में, और अभी यहाँ पे भी। तो इतने केस लिखवाने का क्या ये मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको एक केस का नाम याद होना चाहिए, आपको केस आने चाहिए? द आंसर इज नो। आपको केस अगर दिए जा रहे हैं ना नोट्स में, तो आपको नाम याद करने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं, आपको ना, जैसे एक डायरेक्ट हम पढ़ते हैं लॉ में, तो डायरेक्ट हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लगता है, लेकिन डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है, सफिशिएंट नहीं है। आपको उसी लॉ पे उठे हुए नए टॉपिक्स, नए मुद्दों और नए सवालों के बारे में भी पता होना चाहिए। इसी तरीके से केस लॉज डिस्कस करने का मतलब ये होता है कि जो डायरेक्ट वाली नॉलेज है, जो लिखी हुई नॉलेज है किताबों की, वो तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन जुडिशरी में ना सिर्फ लिखी हुई डायरेक्ट की नॉलेज से काम नहीं चलता। डायरेक्ट इज 70% ऑफ लॉ, और वो जो 30% लॉ होता है वो हमें केस लॉ से समझ में आता है कि अगर ये लॉ है तो ये कैसे अप्लाई हो रहा है, और ये अप्लाई हो रहा है तो क्या इस लॉ का कोई एक्सेप्शन है, कैसे चेंज आ रहा है, लेजिस्लेशन ने क्या चेंज किया है। तो केस कराने का मेरा सिंपल सा मतलब है कि आप इस वाले पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दें, इसको रटने नहीं बैठना है आपको कि क्या नाम था, आपको पता होना चाहिए कि कहा क्या गया था, और अगर आपको कहा क्या गया था पता होगा ना, तो यही घुमा फिरा के केस लॉ बेस्ड सिचुएशन आपको मेंस में दे दी जाएगी, क्योंकि मेंस में बैरिक तो नहीं मांगता आपसे, बैरिक तो नहीं छाप के आना आपको, वहाँ पे उसकी दी हुई सिचुएशन पे खरा उतर के आना है, अपने हिसाब से उसको आंसर लिख के आना है। तो अगर आपने अलग अलग तरह के केस लॉज किसी टॉपिक पे पढ़े होंगे, तो फिर आपको अगर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको पता होगा कि हाँ इस सिचुएशन का या ऐसी सिमिलर सिचुएशन का केस मैंने पढ़ा है, उसमें ये डिसाइड हुआ था। तो केस लॉ का पॉइंट ये नहीं है कि आप बैठकर सारी लिस्ट बना के याद करोगे, देखो कुछ याद करने होते हैं, शाह बानो, शायरा बानो, ये सारी चीज़ें, और एक दो केस मैंने आपको बताया, कुछ याद करने होते हैं, उससे तो हम नहीं बच सकते, वो तो याद करोगे, लेकिन ये याद नहीं करोगे। ये तो मैं आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि हमेशा डायरेक्ट का कॉन्सेप्ट भी सफिशिएंट नहीं होता, डायरेक्ट में भी एक दो केस लॉ हमको पढ़ना होता है, ताकि हम उस चीज़ का वो कहाँ अप्लाई हो रहा है, कहाँ उसका एक्सेप्शन हो रहा है, हम वो बात को समझ पाएँ, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ था, बेसिकली कैलकाटा हाई कोर्ट का है, तो उसमें ये मेंशन किया गया था कि जो मुस्लिम लॉ है ना, वो सन जो है वो लेजिटिमेट होगा अगर वो अपने मतलब शादी आउट ऑफ अ वेडलॉक हुआ है ना, लेकिन अगर वो जिना आउट ऑफ जिना बॉर्न हुआ है, वेडलॉक है, तो वो लेजिटिमेट है, जिना था, शादी नहीं थी, तो भी वो इलेजिटिमेट होगा, यानी वो लेजिटिमेट नहीं हो पाएगा। अब जो टर्म ये है कि वाइफ कौन होगी, अब वहाँ पे मैरिज टर्म यूज हो गया, वाइफ टर्म हो गया, अब द क्वेश्चन इज हु इज वाइफ। वाइफ क्या हर बार आपके पास सबूत होगा? मैंने आपको जब मैरिज कराई थी तब मैंने समझाया था निकाह नामा इज नॉट ऑलवेज एन एसेंशियल एलिमेंट, ठीक है। तो जब शादी की एक कंडीशन निकाह नामा नहीं है, किसी आदमी की शादी 50 साल पहले हुई है, आज 50 साल बाद उसके बच्चे की लेजिटिमेसी पे सवाल उठ रहा है, तो अब आप क्या साबित करोगे वहां पे? बच्चे की लेजिटिमेसी के लिए आप एक वैलिड मैरिज साबित करना चाहोगे। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। कपल है, कपल का नाम है ए,
और बी, इन दोनों की शादी हुई है। ये जो बी है ये वाइफ है ना। अब इनकी शादी हुई थी 40 साल पहले और अब इनका एक बेटा है जो कि मान लो 20 साल का है। और अब इनहेरिटेंस का सवाल उठाना, तो सवाल उठ गया ये जो सन है इनकी लेजिटिमेसी पे। अब जब इनकी लेजिटिमेसी पे सवाल उठा तो ए और बी दोनों परेशान, क्योंकि जो जॉइंट फैमिली को हिस्सा देना था वो ये बोलिए कि आपका ये जो सन है ये तो लेजिटिमेट ही नहीं है, हम तो नहीं दे रहे इसका शेयर। चलो, अब जब लेजिटिमेसी पे सवाल उठा तो मैंने आपको समझाया था कि लेजिटिमेसी का सवाल कैसे हल होता है, एक्नॉलेजमेंट से। एक्नॉलेजमेंट से ये जो मिस्टर फादर हैं ये एक्नॉलेज कर ले नहीं भाई मेरा ही बच्चा है, तो ये रिलेटिव जो हिस्सा देने को मना कर रहे हैं इनका मुंह बंद हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या हुआ ना, इनकी हो गई है डेथ। अब ये तो एक्नॉलेज करने आ नहीं सकते अपने बच्चे को, जिंदा होते तो कर लेते। अब इन लोगों ने क्या कहा ना कि ये जो बी है मिसेस वाइफ हैं, ये तो लॉफुली वेडेड वाइफ नहीं थी, ये तो बस एक मिस्ट्रेस थी, उनके घर में रहती थी, झाड़ू पोछा करती थी और उसके बाद वहाँ पे ये सन है इनका जो है, तो यहाँ पे कोई एक लेजिट शादी तो है ही नहीं। अब मिस्टर ए तो रहे नहीं जो कुछ कह सकें, मिस्टर ए एक्नॉलेज कर लेते कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बीवी है, बात खत्म है, किसी और दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हमेशा याद रखना, लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन मार्क लगेगा तो एक्नॉलेजमेंट उस क्वेश्चन मार्क की इरेजर होता है। हमेशा जब भी कोई लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन मार्क उठाएगा, ना आपको कोई पेपर दिखाने हैं, ना आपको कुछ वहाँ पे कोई टेस्ट प्रूव करना है। हर हस्बैंड और वाइफ के अगर बच्चे पे जब भी सवाल उठेगा ना, तो वो मेडिकल में उसको हॉस्पिटल लेके नहीं पहुँच जाएंगे डीएनए टेस्ट कराने के लिए। फादर कह रहा है ना, मैं एक्नॉलेज करता हूँ मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, बात खत्म हो जाती है। इवन लॉ कांट फोर्स देम टू डू द टेस्ट एंड ऑल, ठीक है, एक्सेप्शनल केस की बात अलग होती है। तो लेजिटिमेसी का क्वेश्चन मार्क हल होता है एक्नॉलेजमेंट से। एक्नॉलेजमेंट का सवाल नहीं है क्योंकि जो हस्बैंड है या जो मिस्टर फादर है उनकी डेथ हो चुकी है, शादी को 40 साल हो चुके हैं। अब शादी पहले हुई थी, निकाहनामा इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर अ वैलिड मैरिज, तो निकाहनामा इनकी शादी में नहीं है। 2 गवाह होते थे इसी परेशानी को हल करने के लिए कि वो आगे कभी सवाल उठे, निकाह पर सवाल उठे कि ये दोनों आपस में शादी नहीं हुई है इनकी, तो जो 2 गवाह थे निकाह कराते हुए वो लोग गवाही दे दें। लेकिन इतना टाइम हो चुका है, जिस तरीके से हस्बैंड की डेथ हो गई है, दोनों गवाह की भी डेथ हो गई है। जो शादी में 2 विटनेस चाहिए थे ना, दोनों विटनेस की डेथ हो चुकी है। तो इनकी शादी में जो 2 विटनेस थे वो भी मर चुके हैं। अब आएगा कौन शादी प्रूव करने? अब इस सन की जो लेजिटिमेसी का क्वेश्चन मार्क हटेगा वो हटेगा एक वैलिड मैरिज प्रूव करने से। और वैलिड मैरिज प्रूव करने से किस में? बिटवीन ए एंड बी। अब ए और बी के बीच अगर वैलिड मैरिज प्रूव हो जाएगी तो ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, ये बिल्कुल लेजिटिमेट माना जाएगा बच्चा। अब ये हटता तो एक्नॉलेजमेंट से हटता, वो हो नहीं सकता। और शादी कैसे स्टैब्लिश हो सकती है? जो निकाह के टाइम पे विटनेस होते हैं उन विटनेस से हो चुकी होती है, लेकिन विटनेस की डेथ हो चुकी है, निकाहनामा था नहीं, क्योंकि निकाहनामा इज नॉट एसेंशियल कंडीशन ना। आजकल लोग बनवा लेते हैं, पहले नहीं बनवाते थे, उतना रेयर होता था। तो अब कैसे ये बात साबित होगी? अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये तो इसकी मदर हैं, अब वाइफ कौन वाइफ होती है? तो इसमें जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें कोर्ट ने इसी बारे में कहा कि हस्बैंड की अगर डेथ हो चुकी है और वाइफ हैं और अगर शादी स्टैब्लिश नहीं हो पा रही है, एक वैलिड निकाहनामा नहीं है, विटनेस नहीं है, तो कोर्ट ने कहा कि हु इज वाइफ। अब ये वाला कि किसको माना जाता है वाइफ, हु इज वाइफ बेसिकली। अब ये वाइफ हैं या नहीं, ये जो बी हैं ये सरकमस्टांस से पता लगाएंगे हम। तो कोर्ट ने ये एक चीज बताई थी कि होती कौन है वाइफ। अब ये हर बार आप ये थोड़ी कहोगे कि जिससे शादी हो गई है प्रूव करो शादी, नहीं हो पा रही शादी प्रूव, ना गवाह है, ना पति बचा है, ना निकाहनामा है, तो शादी तो नहीं प्रूव हो पा रही ना। हर बार आप ये नहीं कह सकते वाइफ कौन है, जिससे शादी हो चुकी है। अब शादी नहीं प्रूव हो पा रही है तो कैसे पता लगेगा कौन है वाइफ? पहला पॉइंट होता है चलो कि हु इज वाइफ, जिससे शादी हो चुकी है, ठीक है, जाके शादी प्रूव कर दो। अब जिस केस में शादी नहीं प्रूव हो पा रही है वहां पे हु इज वाइफ। तो कोर्ट ने इस सवाल का जवाब दिया कि जिसको
सोसाइटी रिकॉग्नाइज करे। अब इतने टाइम से उन लोगों ने क्या कह दिया कि ये उनके घर में रहती थी और एज ए कंक्यूबाइन या फिर एज ए मिस्ट्रेस रहती थी, लेकिन इनके बीच कोई वैलिड मैरिज नहीं थी। तो अब ये था अपोजिट पार्टी का क्लेम। अब कोर्ट देखेगा जो फ्रेंड्स थे, जो सोसाइटी थी जिसमें वो लोग रहते थे, उन लोगों का क्या ओपिनियन है, उनके हिसाब से क्या वो जो ये मिस्टर ए थे और ये मिसेस बी हैं, सोसाइटी उनको किस नज़र से देखती थी। अगर वो उनके घर में एज एन कंक्यूबाइन रहती थी, एज एन मिस्ट्रेस रहती थी, तो ऑफ कोर्स ना कि जिस एरिया में आप रहते हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, आपके दोस्त हैं, जिनका आपके घर पे आना जाना है, उनको पता होता है ना कि देयर इज़ नो वैलिड मैरिज बिटवीन देम। घर के अंदर आने वालों को भी पता होता है और घर के बाहर रहने वालों को भी पता होता है। मैटर इज बाहर वालों पे इंप्रेशन क्या है, जो बाहर पड़ोसी हैं उन पे इंप्रेशन क्या था। आर मिस्टर ए एंड मिसेस बी ट्रीटेड एज हस्बैंड एंड वाइफ और प्रिटेंडेड एज हस्बैंड एंड वाइफ और नॉट। जो फ्रेंड्स हैं वो रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, आर दे रिकॉग्नाइज देम एज हस्बैंड और वाइफ और नॉट। तो यहाँ पे कोर्ट ने यही कहा कि अब सवाल का जवाब देगी सोसाइटी, लोग, और जो अभी जिंदा हैं। ऐसा तो नहीं है वो आज ही पैदा हुए हैं जो अभी जिंदा हैं, अगर वो 5 साल से भी हैं, 10 साल से भी हैं, तो वो कैसे देखता है पड़ोसी इन दोनों को, उनको क्या पता है पड़ोसी को कि इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या है। अगर ये घर में भी रहते थे, मान लो कोर्ट ने कह दिया मैं मानता हूँ ये उनके घर में रहती थी, तो ये उनके घर में कैसे रहती थी, एज हर वाइफ, एज हर मेड, एज हर कॉन्क्यूबाइन। और ऐसा नहीं होता है कि अगर वो उनके घर में एज एन कॉन्क्यूबाइन, एज एन मिस्ट्रेस रहती थी, वाइफ नहीं थी, तो इस चीज़ का आइडिया वहाँ के नेबर्स को और नेक्स्ट फ्रेंड को और घर में आने जाने वाले लोगों को होगा। तो कोर्ट ने ये कहा कि जिन केसेस में आप शादी स्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं, आप नहीं स्टैब्लिश कर पाते हैं कि शी इज़ योर वाइफ, तो वहाँ पे हम इन चीज़ों का सहारा लेते हैं। हम देखते हैं कि समाज में आपके रिश्ते की क्या इमेज है। अगर आप वहाँ पे रहते हैं तो आप एक लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं क्या, समाज को क्या पता है, या फिर समाज को, आने वाले दोस्तों को, रिश्तेदारों को ये पता है कि इस घर में 2 पति पत्नी रहते हैं। तो ये क्वेश्चन कोर्ट ने साफ साफ बोला कि शादी पे सवाल का जवाब हमेशा उसका हल निकाहनामा नहीं है कि आप निकाहनामा ले आओ, गवाह ले आओ, नहीं मिलता। कई बार ना निकाहनामा मिलता है ना गवाह मिलते हैं, और फादर ही नहीं है तो एक्नॉलेजमेंट भी नहीं हो पाता है। हमारे पास जो अच्छे सॉलिड पॉइंट थे वो सब एलिमिनेट हो चुके हैं। तो उसके बाद आता है कि ये होता है कि अगर उनके बीच में जो एक प्रूव करना था कि नेसेसरी नहीं है कि हमेशा आप ये एक फॉर्मल वेडिंग सेरेमनी साबित करो। अब सब लोग थोड़ी आपको शादी की एल्बम दिखा पाएंगे, नहीं बनी भाई एल्बम, नहीं था निकाहनामा, नहीं हुई वीडियो रिकॉर्डिंग, क्या करें अब, ठीक है, तो हमारी शादी नहीं हुई है। तो ये डिफ़िकल्टी जो होती है ना कि अब कैसे, जैसे वहाँ पे मिसेस बी के लिए डिफ़िकल्टी थी कि वो कैसे प्रूव करेंगी कि वो मिस्टर ए की वाइफ हैं। तो यहाँ पे कहा है कि या तो फादर एक्नॉलेज कर ले, और इन केस वेयर फादर इज डेड तो वहाँ पे देखा जाता है कि लोग कैसे ट्रीट करते हैं, है ना। इस केस में तो ये था कि वो जिंदा थे तो उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया। आगे हम पढ़ेंगे व्हेन फादर इज डेड तो हाउ सोसाइटी इज सीइंग यू, ठीक है, आपका इंप्रेशन क्या है, आपके रिश्ते का इंप्रेशन क्या है, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करेगी। तो सबसे पहले अगर हमारी पैटर्निटी पे सवाल उठ रहा है, पहला हल एक लीगल मैरिज इस्टेब्लिश कर दो, नहीं हो पा रही, फादर है उससे एक्नॉलेज करा दो, नहीं भाई मेरी बीवी है, मेरा बेटा है, बात खत्म। और ये भी नहीं हो पा रहा है तो दूसरा कि समाज आपके रिश्ते को कैसे देख रहा है। तो अगर आप वेडिंग इस्टेब्लिश कर सकते हो, दिखा सकते हो, वो दिखा दो, एक्नॉलेजमेंट करा दो, कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो फिर बात सोसाइटी पे आ जाती है कि लोगों की नज़र में आपके रिश्ते की क्या पिक्चर है। बताइए क्लियर है या नहीं, प्रिजम्पशन में पढ़ेंगे हम ये सब। यहाँ तक क्लियर है। और इसमें ना आपको सिचुएशन बेस्ड बहुत क्वेश्चन दिखेंगे, किसी सिचुएशन में निकाहनामा जल गया होगा, गवाह मर गए होंगे, हस्बैंड की डेथ हो गई होगी, इस तरह के सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको एग्जाम में। बताइए यहाँ तक क्लियर है हम लोग, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना आपको। ऑल राइट एवरीवन, आकांक्षा, प्रीति, तथागत, शुभांगिनी, चलिए अब प्रजम्पशंस पे आ जाते हैं। ये भी तो प्रजम्पशन ही है ना कि हाउ सोसाइटी इज सीइंग अस, क्या उनको लगता है कि हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं, क्या उनको क्या लगता है, वो भी तो एक प्रजम्पशन ही है। तो प्रजम्पशन के और भी बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं।
और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जब उठते हैं जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है, मेजर सवाल तभी उठते हैं। तो ये प्रेजम्पशन के कुछ पॉइंट हैं जो आपके लिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है प्रेजम्पशन लेजिटिमेसी की? टाइम ऑफ बर्थ देखा जाता है। अगर सवाल उठ रहा है ना, तो एक टाइम ऑफ बर्थ बहुत एसेंशियल टॉपिक है हमारे लिए कि अगर जो चाइल्ड है वो विद इन 6 मंथ्स पैदा हुआ है, ठीक है, तो वो इनलेजिटिमेट माना जाएगा। क्यों? अभी समझते हैं इस चीज को। मान लीजिए 1 जनवरी को होती है किसी की शादी, कपल की, ठीक है, और 1 मई को 2020 में ही जन्म हो जाता है मिस्टर ए का। कितना टाइम पीरियड बैठ रहा है बीच में? 4 महीने, ठीक है। क्या बायोलॉजिकली पॉसिबल है? द आंसर इज नो, ठीक है। क्या बायोलॉजिकली पॉसिबल है कि 1 जनवरी को शादी होने के बाद ये जो मिस्टर ए हैं इनका जन्म 1 में, इवन 1 जून को भी हो सके? यहाँ भी 5 महीने ही बैठेंगे। 1 जुलाई तक को पॉसिबल नहीं है, प्री मैच्योर डिलीवरी में भी, ठीक है। हाँ, आफ्टर 1 जुलाई बाकी सब लेजिटिमेट है। 1 जुलाई तक बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है, इवन इन द केस ऑफ प्री मैच्योर डिलीवरी यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मिस्टर ए की लेजिटिमेसी मैटर करेगी कि जो शादी हुई है, जो शादी की डेट थी आपकी, जो वेडिंग की डेट थी, उसके बाद 6 महीने से ऊपर का टाइम होना चाहिए जो चाइल्ड बर्थ का है, चाहे 6 महीने 1 दिन हो 2 दिन हो, क्योंकि प्री मैच्योर डिलीवरी भी 6 महीने में हो जाती है, तो इट कुड बी कंसिडर, ठीक है। तो लेजिट माना जाएगा, लेजिटिमेट माना जाएगा। लेकिन अगर टाइम ही 6 महीने से कम है, शादी 1 जनवरी को ही है और उसका जन्म 1 मई को हो रहा है या 1 जून को हो रहा है, तो वो इलेजिटिमेट माना जाएगा। क्लियर? लेकिन क्या इसका कोई एक्सेप्शन? क्या इस केस का कोई एक्सेप्शन है? बिल्कुल है इसका एक्सेप्शन। जो अगर हस्बैंड और वाइफ हैं जिन दोनों की शादी हुई है, ऐसा एस्टेब्लिश हो जाए कि शादी से पहले भी उनका एक दूसरे के साथ एक्सेस था, ठीक है, अगर वहाँ पे एक्सेस एस्टेब्लिश हो जाता है शादी से पहले का, तो वो लेजिटिमेसी चाहे शादी के 1 दिन बाद, मतलब चाहे चाइल्ड बर्थ शादी के 1 दिन बाद हो जाए, वो लेजिटिमेट माना जाता है। शादी के एक टाइटल से उसको लेजिटिमेसी का टाइटल मिल जाता है। अगर 1 जनवरी को 2020 को शादी हुई है और चाहे वो 2 जनवरी को पैदा हो जाए, लेकिन ये पता लग जाए कि वो जो पेरेंट्स थे उनका एक्सेस था शादी से पहले, तो ये एक्सेस बच्चे को लेजिटिमेसी का टाइटल दिला देता है, एक्सेस प्लस मैरिज, ठीक है, क्योंकि जो उसका बर्थ हुआ वो आफ्टर मैरिज हुआ, ठीक है, तो ये हो जाता है। लेकिन जनरली वो बाद की बात है, ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है कि शादी से 6 विद इन 6 मंथ इलेजिटिमेट, आफ्टर 6 मंथ फिर वो लेजिटिमेट माना जाता है। तो अ चाइल्ड मस्ट बी बॉर्न आफ्टर 6 मंथ ऑफ अ मैरिज टू बिकम लेजिटिमेट, ठीक है, वरना बायोलॉजिकल पॉसिबिलिटीज नहीं होती। क्लियर? पॉइंट क्लियर है? मेंस के हिसाब का इसको पढ़ना है आपको, बताइए यहाँ तक क्लियर है आप? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? फिर डाइवोर्स पे आते हैं। छोटे छोटे कितने महीने का पीरियड है ना, ये प्री में बहुत पूछा जाता है। प्लीज़ इसका साइनॉप्सिस बनाओ, हाईलाइट करो, कैसे भी करो, लेकिन ये सारे पीरियड्स रट लो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक एक पॉइंट पे बताते चलो। ओके प्रीति तथागत, बाकी सब देखो थोड़ी भी कंफ्यूजन है ना मैं दोबारा बता दूंगी, ये प्री में बहुत पूछा जाता है और मेंस में सिचुएशन दी जाती है, तो इस पे लापरवाही नहीं करो। लेट मी नो अगर क्लियर है, अगर नहीं है तो मैं दोबारा समझाती हूँ। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन टाइम ऑफ बर्थ आफ्टर डिवोर्स, अगर आप लोगों को याद हो तो आफ्टर डिवोर्स वाला तो हमने पहले भी पढ़ा था। ओके पूर्वा,
है ना। आफ्टर डाइवोर्स वाला पीरियड हमने पहले भी पढ़ा था ना, जिसपे मैंने आपसे लेजिटिमेसी का क्वेश्चन पूछा था, हानफी से गवर्न होगा या इंडियन एविडेंस से, तो ये वही है। तो यहाँ पे शिया सुन्नी का अलग है, याद रखना कि शिया लॉ जो है, शिया लॉ के हिसाब से अगर आफ्टर डाइवोर्स 10 मंथ में हो जाता है चाइल्ड बर्थ तो वो लेजिटिमेट है। लेकिन मैंने बताया था सुन्नी तो विद इन 2 ईयर्स देते हैं ना आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। वो 2 ईयर्स वाली डिबेट थी हमारी कि एविडेंस कुछ और कह रहा है और हानफी लॉ कुछ और कह रहा है, सेम डिबेट रिमेंबर। तो ये वही है। तो आपने यहाँ पे सिर्फ टाइम पीरियड पे फोकस करना है। टाइम ऑफ बर्थ आफ्टर डाइवोर्स शिया लॉ कहता है विद इन 10 मंथ्स और सुन्नी लॉ कहता है विद इन 2 ईयर्स। तो ये आपको शिया लॉ से रिलेटेड याद होना चाहिए, सुन्नी लॉ से रिलेटेड याद होना चाहिए, एज वेल एज इंडियन एविडेंस से रिलेटेड याद होना चाहिए। तो इंडियन एविडेंस से 280 डेज थे हमारे। ऑलराइट, आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, ये डिसोल्यूशन वाला है, ऊपर वाला शादी होने वाला था, वहां शादी ठीक थी, चल रही थी, बस अर्ली चाइल्ड बर्थ की वजह से सवाल उठे थे। यहाँ पे शादी डिसॉल्व हो चुकी है, तो शादी डिसॉल्व होने के बाद कितने दिन तक, तो यहाँ पे कंडीशन ये रहती है कि जो मदर होंगी ना उनको अनमैरिड रहना चाहिए। अगर वो शादी कर लेती हैं फिर ये प्रजम्पशन चली जाती है, ये आप ये एविडेंस वाली भी चली जाती है और ये भी चली जाती है। तो ये डाइवोर्स वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। लेजिटिमेसी प्रिज्यूम फ्रॉम प्रजम्पटिव मैरिज, ठीक है, वही प्रजम्पटिव मैरिज के इफ यू कांट एस्टैब्लिश अ वैलिड मैरिज एटलीस्ट एस्टैब्लिश प्रजम्पशन दैट यू आर मैरिड, है ना। अगर वैलिड मैरिज नहीं प्रूव की जा रही है किसी भी कारण से, कम कम यही प्रूव कर दो कि कहीं ना कहीं प्रजम्पशंस ही है दैट यू आर हस्बैंड एंड वाइफ। गेटिंग मी? देखो कई बार, अभी पीछे मैंने एग्जांपल भी दिया था, कई बार इजी ही नहीं होता कि हम एक वैलिड मैरिज का प्रूफ दे सकें। निकाहनामा था नहीं, गवाह मर गए, हस्बैंड भी नहीं रहा, और भी कुछ नहीं है, वीडियो एल्बम बनवाई नहीं थी, कुछ भी नहीं है। हाँ मेरे पास एक सोसाइटी है जहाँ मैं रहती हूँ, उनको पता है कि हाँ मैं अपने पति के साथ रहती थी, मेरे रिलेटिव है, इनको पता है कि इस घर में मेरा पति, मैं और मेरे बच्चे रहते थे। तो दीज आर प्रजम्पटिव मैरिजेस, ठीक है। डायरेक्ट प्रूव कर सकते हो तो प्रजम्पशन का सवाल ही नहीं उठता। हाँ इन सम केस, और अगर हस्बैंड जिंदा है मान लो और आपके पास कोई प्रूफ देने को नहीं है, तो प्रूफ देने की जरूरत भी नहीं है। इफ ही एक्नॉलेजेस मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, तो वहां पे भी बात खत्म हो जाती है। ये प्रजम्पटिव मैरिज का सवाल कब उठता है? ना तो शादी प्रूव करने के लिए मेरे पास कुछ है और ना ही हस्बैंड जिंदा है। तो जब एक्नॉलेजमेंट नहीं हो पाता, प्रूफ नहीं हो पाती, फिर प्रजम्पशन पे आते हैं हम। पहले कम से कम प्रूफ वाली चीजें लेते हैं या एक्नॉलेजमेंट वाली चीजें लेते हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको सिनेरियो समझाया था ना मिस्टर ए और मिसेस बी का, वो यहाँ पे क्लियर करा है हमें। मोहम्मद बौकार वर्सेस शरफुन्निसा। चलो यहाँ पे प्रीवी काउंसिल ने क्या कहा था कि जो चाइल्ड है एक मुस्लिम या मोहम्मदन पेरेंट्स का, वो प्रॉपरली प्रिज्यूम होगा, सर्कमस्टांस को देखेंगे बिना प्रूफ के, मतलब ऐसा डायरेक्ट प्रूफ नहीं चाहिए, हम सर्कमस्टांस पर भी जा सकते हैं। सर्कमस्टांस प्रेजम्पटिव मैरिज। और व्हाट इज प्रेजम्पटिव मैरिज? आपके समाज, दुनिया, लोग, रिश्तेदार, इनको क्या लगता है, ठीक है। या तो दे दो डायरेक्ट प्रूफ, दिखा दो निकाहनामा, ले आओ गवाह जो आपकी शादी में गवाह थे, या फिर कोई वीडियो एल्बम होगी, कुछ होगा, कोई डायरेक्ट प्रूफ दे दो शादी का, हस्बैंड से एक्नॉलेज करा दो। अगर नहीं है तो फिर यह है कि एक फॉर्मल एक्ट ऑफ लेजिटिमेशन भी बहुत है। आप जिस सोसाइटी में रहते हो उनको पता है कि यहाँ मिस्टर ए और मिसेस बी रहते हैं, तो वो जो सोसाइटी को पता है ना कि यहाँ पे मिस्टर ए और मिसेस बी रहते हैं, या आपके दोस्त जो आपके घर आते हैं उनको ये पता होता है कि आज हम मिस्टर ए और मिसेस बी के घर जा रहे हैं। दैट इज प्रेजम्पटिव मैरिज। ऑलराइट, ये प्रेजम्पटिव मैरिज कहलाती है। तो ये प्रेजम्पटिव मैरिज इज इनडायरेक्ट मैरिज एंड इन उर्दू इट इज शुबा। क्या कहते हैं उर्दू में इसको? शुबा कहते हैं, ठीक है। एक इनडायरेक्ट मैरिज है जिसको क्या कहा जाता है? शुबा कहा जाता है। क्लियर है हम यहाँ तक? तो जो इनडायरेक्ट मैरिज है उनका, उसका उर्दू का नाम, और उसका सवाल क्यों आता है जब एक्नॉलेजमेंट नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो दैट मैरिज इज कॉल्ड शुबा। शुबा इनडायरेक्ट मैरिज। और शुबा वर्ड का आई गेस उर्दू जो ट्रांसलेशन हिंदी में होगा काइंड ऑफ कि ऐसा लगता है देखकर, शुबा, शक, ऐसा लोगों को ऐसा इंप्रेशन होना, तो दैट इज शुबा। तो अब हम इनडायरेक्ट मैरिज पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, वी हैव टाइम ना, हम ये तो कर ही लेंगे। तो इनडायरेक्ट मैरिज क्या होती है
कि ये बहुत पर्टिनेंट सा कॉन्सेप्ट है कि जब इनडायरेक्ट मैरिज की बात कब आएगी। देखो इनडायरेक्ट की मैरिज की बात ना एकदम नहीं आ जाती। पहली बात तो पेरेंटेज पे सवाल उठ रहा है, दूसरी बात एक्नॉलेज नहीं करा पा रहे हैं, प्रूफ नहीं है, हस्बैंड नहीं है, कुछ नहीं है, अब नहीं हो पा रहा है ना, तब अब आएगी। जनरली आप इनडायरेक्ट मैरिज का कॉन्सेप्ट ना तो आपने सुना होगा ना आप पढ़ते हैं, और ये आपको ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा एग्जाम में कि व्हाट आर इनडायरेक्ट मैरिज, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इनडायरेक्ट मैरिज, नो। जैसे वो केस का नाम है ना, इसी तरीके से आपको ए बी या दो लोगों का नाम देके आपको सिनेरियो दे रखा होगा, अब आपको बताना पड़ेगा प्रूव करो। हाँ जी, तथागत, तो आपको लिख कर दे रखा होगा, हाँ प्रूव करो, कैसे करोगे इस सिनेरियो में, आपको क्या लगता है, वहां पे आप कॉन्सेप्ट मेंशन करके आओगे कि हाँ देयर आर नो डायरेक्ट प्रूफ्स, ओके, बट देयर कुड बी इनडायरेक्ट मैरिज दैट इज कॉल्ड शुभा, ठीक है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, यस तथागत, ठीक। तो ये इसलिए आता है ये पिक्चर में, तो इस पे कभी भी आपको ऐसे नहीं मिलेगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इनडायरेक्ट मैरिज और ये और वो, यहाँ पे आपको हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो क्या कहते हैं इसमें, द कॉन्सेप्ट ये होता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेजिटिमेसी के लिए, बेवजह नहीं आएगा पिक्चर में, जब भी लेजिटिमेसी पे सवाल उठेगा तो टू इस्टेब्लिश अ लेजिटिमेसी, तो वहाँ पे इनडायरेक्ट मैरिजेस आ जाते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं, फॉर्मल मैरिज सेरेमनी नहीं हो पाती है, तो वो वहाँ पे कैसे हम इस्टेब्लिश करते हैं कि नहीं भाई शादी हो चुकी है, कोई फॉर्मल सेरेमनी नहीं थी, निकाहनामा नहीं है, गवाह नहीं है, अब तो हस्बैंड भी नहीं है, अब क्या होगा, तो कोहैबिटेशन को प्रूव करते हैं। जो फादर और मदर होते हैं वो एक साथ रहते हैं बहुत टाइम से, सोसाइटी के ऊपर इम्प्रेशन है कि वो शादीशुदा हैं, इस घर में एक मैरिड कपल रहता है, एक सोसाइटी को ये इम्प्रेशन होता है, और एक सोसाइटी बहुत तेज होती है, एक सोसाइटी को इम्प्रेशन होता है इस घर में दो लोग रहते हैं जो शादीशुदा नहीं है बट दे आर लिविंग टुगेदर, उनको ये भी पता होता है, और उनको ये भी पता होता है इस घर में ये आदमी रहता है, इस आदमी की ये बीवी नहीं है, ये मिस्ट्रेस है और वो रहता है, इसीलिए यहाँ पे सोसाइटी को इतनी प्रीफरेंस दे रखी है, ठीक है। जो फादर हैं, या तो आप फादर जिंदा हैं तो फिर इतना लंबा चौड़ा चक्कर नहीं पड़ता, वो सीधा सीधा कह देते हैं भाई मेरी बीवी है ना। बच्चे की लेजिटिमेसी पे सवाल उठाया, वो बच्चे तक आएंगे नहीं, वो कहेंगे ये मेरी बीवी है, तो अगर ये मेरी बीवी है ना तो इनडायरेक्टली ये मेरा बच्चा है, तो वो फादर क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो वो ओन कर सकते हैं मदर को, भाई ये मेरी बीवी है, ये मेरी बीवी है, इनडायरेक्टली वो वहाँ पे बच्चे की लेजिटिमेसी भी स्टैब्लिश कर देगी। या फिर बीवी की बात नहीं करेंगे तो वो सीधा सीधा कह देंगे नहीं नहीं ये मेरा ही बच्चा है, तो भी बात खत्म हो जाती है। वो इन दोनों में से किसी एक को भी अपना लेंगे ना तो अपने आप शादी स्टैब्लिश हो जाती है, फिर इतनी भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। और अगर सोसाइटी कब मदद करती है, जब ये एक्नॉलेजमेंट करने के लिए पति भी नहीं होता, लेकिन फिलहाल हमारे पास पति के ही को ही लेकर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये हमें ज़रूरत पड़ती है मेंस में। प्री में तो एक नंबर का क्वेश्चन आता है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं इकरार नसब, ठीक है। ये सीधा ये जो टाइटल है ना, बस ये है प्री का क्वेश्चन, प्री में इससे ऊपर नहीं जाते वो लोग। प्री में क्या पूछेंगे, एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी इन मुस्लिम लॉ क्या है, तो वो इकरार नसब है, नाम याद रहना चाहिए इन्हीं वर्ड्स में। हाँ, मेंस में इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, अब ये हम करेंगे कल। अब आप मुझे बताइए यहाँ तक हम लोग क्लियर हैं, यहाँ तक तो आपको कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना।